Good morning, everyone. So, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। हमारा जो पहला टॉपिक चल रहा था दैट इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसमें हमने ये डिस्कस कर लिया था कि लॉज क्या होते हैं, लॉज के सोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट इज द लॉ मेकिंग प्रोसेस, एंड देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ लॉज। अच्छा, टाइप्स ऑफ लॉज में हमने पहले डिस्कस किया था वी हैव क्रिमिनल लॉज विच इज कंसिडर्ड टू बी पब्लिक रॉन्ग और रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी, एंड दैट्स वाई मैंने बताया था अगर किसी पे एलिगेशन लगता है कि ही हैज़ डन सम क्रिमिनल रॉन्ग और क्रिमिनल ऑफेंस, तो उसके अगेंस्ट केस सरकार की तरफ चलता है और सरकार का जो एडवोकेट होता है कोर्ट में उसे क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्लियर। एंड नंबर टू हमने डिस्कस सिविल रॉन्ग। अच्छा, सॉरी, क्रिमिनल जो लॉज हैं उसके मैंने बताया अभी जो फिलहाल जो लॉज चल रहे हैं क्रिमिनल लॉ में कौन से हैं, वन इज इंडियन पीनल कोड 1860 एंड सेकेंड इज द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, आईपीसी एंड सीआरपीसी, आईपीसी एंड सीआरपीसी। देन सिविल लॉज मैंने बताया जब प्राइवेट रॉन्ग इज अ रॉन्ग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, एंड दैट्स वाई जिसके अगेंस्ट किसी ने, जैसे ए ने बी के अगेंस्ट कुछ गलत किया तो जो भी लीगल एक्शन लेना बी ए के अगेंस्ट लेगा, ठीक है। और जो लीगल एक्शन लेता है जो कोर्ट में जाता है उसे क्या होता है, प्लेंटिफ सिविल मैटर में, और द अदर पर्सन इज कॉल्ड डिफेंडेंट। और उसके लिए जो केस फाइल, जो आम भाषा में बोलते हैं उसने केस फाइल कर दिया, उसे टेक्निकली कहते हैं सूट या प्लेंट। क्या बोलते हैं, सूट या प्लेंट। क्लियर है। एंड इससे रिलेटेड जो लॉ उसका नाम क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, दैट इज द सीपीसी, दैट इज द सीपीसी। व्हाट वाज द थर्ड वन, कॉमन लॉ, and common law, that is the president, that decisions of the higher courts are binding on the lower courts in the similar cases। and जब बताया था जो concept of the precedents है it derived from a principle, एक सिद्धांत है, and that principle is stare decisis, and उसका मतलब क्या है, to stand by that कोई चीज ऑलरेडी टू स्टैंड बाय दैट व्हाट इज स्टैब्लिश, मतलब हायर कोर्ट ने कोई चीज स्टैब्लिश कर दी है, ठीक है, कोई बात बोल दी कि इस तरह के केसेस में ये डिसीजन होना है, तो लोअर कोर्ट शुड स्टैंड बाय दैट, द लोअर कोर्ट शुड स्टैंड बाय दैट। तो स्टैंड बाय दैट व्हाट इज स्टैब्लिश, दैट इज द मीनिंग ऑफ, पता है स्टैंड जैसे लैटिन टर्म है, उसे इंग्लिश में मतलब क्या है, stand by something which has already been established. It means the lower courts are supposed to stand by the decision established by the higher court, established by the higher court. और एक बात मैंने बताई थी कि हाई कोर्ट के डिसीजन हैं दे एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर ऑल द लोअर कोर्ट्स इन द सेम स्टेट, जिस स्टेट के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन दे आर एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट फॉर ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट पे खुद पे बाइंडिंग नहीं होते, और उसका रीजन मैंने क्या बताया था कि भाई सोसाइटी के लिए लॉ बनता है, सोसाइटी इज डायनेमिक नॉट स्टैटिक। तो समाज में परिवर्तन के साथ अगर कभी लगता है कि कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल 15 साल 20 साल पहले दिया था लेकिन आज की सामाजिक परिस्थिति के हिसाब से वो फैसला सही नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सेम वैसे ही मैटर में एक नया फैसला दे सकती है, डिफरेंट फैसला दे सकती है। एंड दैट्स व्हाई बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं दे डोंट एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर सुप्रीम कोर्ट बट दे एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर ऑल अदर कोर्ट्स इन द कंट्री। इधर क्लियर। इसलिए एक लाइन मैंने बताई थी, एक बड़ा पॉपुलर सेंटेंस कहा जाता है द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर कॉल्ड एज द लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड का मतलब वो कोई नया लॉ नहीं बनाया है, बिकॉज उसकी एप्लीकेबिलिटी, उस फैसले की एप्लीकेबिलिटी पूरे कंट्री के लिए, ये नहीं कि किसी एक स्टेट के कोर्ट्स के लिए या सर्टेन कोर्ट्स के लिए, सर्टेन कोर्ट्स के लिए नहीं है। या हाई कोर्ट के डिसीजन को क्या लॉ ऑफ द लैंड बोल सकते हैं, इट्स ओनली लॉ फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट, उस स्टेट के जितने भी कोर्ट्स हैं उनको मानना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि पूरे हिंदुस्तान के सारे कोर्ट्स पे एप्लीकेबल हो जाता है, दैट्स वाई इसको लॉ, मैंने एग्जांपल देकर भी समझाया था कि लॉ ऑफ द लैंड का मतलब कोई नया लॉ नहीं बना है, और जो डिसीजन है दैट इज एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट फॉर ऑल द कोर्ट्स इन द इंटायर लैंड का मतलब कंट्री, दैट इज इंटायर कंट्री, इसलिए बोलते हैं। और मैंने एग्जांपल देकर भी समझाया था कि कोर्ट्स कई बच्चे समझ नहीं पाते, याद है वो एग्जांपल, शर्ट का एग्जांपल देकर बताया था कि कोई शर्ट है अगर वो क्रम्पल्ड है एंड प्रेस नहीं हो रखी, उसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वी ट्राई टू गिव द बेस्ट पॉसिबल लुक ऑफ द शर्ट, बट हम उस प्रोसेस में क्या आयरनिंग करने में क्या शर्ट का फैब्रिक बदलते हैं, नहीं। एग्जैक्टली कोर्ट्स भी यही कर रहे हैं, when they are interpreting the laws they are trying to give the best possible look, best possible meaning of that particular law made by the legislature, they are not changing the law, they are not changing the law। कंफ्यूजन यही तो होती है, मैंने एग्जांपल देकर समझाया नहीं था, एक बंदा उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ बता रहा है, दूसरा बंदा उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ बता रहा है, कोई बहुत सारे केस लेते हैं, जैसे मान लिया किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो जाए, ए बोलता है कि साहब ये प्रॉपर्टी मेरी है,
बी बोलता है ये मेरी है, डिस्प्यूट हो गया। अच्छा, अल्टीमेटली दोनों बंदे जो क्लेम कर रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, हो सकता है कि वो इनहेरिटेंस के जो प्रॉपर्टी आई, हो सकता है कि पहले 2-3 जनरेशन पहले की प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेंस। अच्छा, इनहेरिटेंस में होता है किसके क्या राय, अब उसमें क्या हो, इनहेरिटेंस के लॉज लगेंगे। अब इनहेरिटेंस के जो लॉज, जैसे एक लॉ है इंडियन सक्सेशन एक्ट, क्या नाम है, इंडियन सक्सेशन एक्ट। अब इंडियन सक्सेशन एक्ट के एक सर्टेन प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन हो रही है, एक इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उसका क्लेम बनता है, बी के इंटरप्रिटेशन के साथ उसका क्लेम बनता है। तो अल्टीमेटली सही इंटरप्रिटेशन क्या है, कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट। डिस्प्यूट हो जाएगा, मैटर कहाँ जाएगा, कोर्ट में। तो कोर्ट नया लॉ थोड़ी बना रहे हैं, लॉ तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसका क्या कर रहे हैं, सही इंटरप्रिटेशन दे रहे, कीपिंग इन माइंड कि लेजिस्लेचर ने क्या सोच के लॉ बनाया है, लेजिस्लेचर के इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए। तो दे आर ओनली आयरनिंग आउट, मतलब जो कंफ्यूजन्स हो जाती है कि साहब सही इंटरप्रिटेशन क्या है, उन कंफ्यूजन्स को दूर कर रहे हैं। जैसे हम आयरन करते हैं मैम, सलवटे दूर कर रहे हैं, हम कोई नया कपड़ा थोड़ी बना रहे हैं। तो कोर्ट्स में क्या आयरनिंग का खाली काम कर रहे हैं, दे आर नॉट एक्चुअली मेकिंग। तो ये मत बोलना कभी लॉ ऑफ द लैंड का था, सब सुप्रीम कोर्ट लॉ बना रहा है, इट्स नॉट। उसकी एप्लीकेबिलिटी क्यों पूरे कंट्री में हो रही है, तो दे आर नॉट मेकिंग द लॉ एज सच, दे आर नॉट मेकिंग द लॉ एज सच। इज अ क्लियर, लॉ मेकिंग किसका काम है, लेजिस्लेचर का। नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट वन। अरुण बेटा आवाज आ रही है ठीक से, अरुण जैन, कैन यू हियर मी प्रॉपरली, अरुण जैन, केशव, एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन यहाँ भी किसी बच्चे ने क्लास के बाद पूछा था, वैसा क्वेश्चन आया है कि हाई कोर्ट का जो फैसला है तो क्या वो हाई कोर्ट पे बाइंडिंग होता है। यस, हाई कोर्ट अपने फैसले को बदल नहीं सकते, ये सिर्फ पावर किसको है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री को पावर है, सुप्रीम कोर्ट की, वो अपने फैसले को भी बदल सकते हैं। देखो क्या होता है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। अच्छा, एक्चुअली कोई चीज मैंने डिसाइड किया, क्या आई एम आई बाउंड बाय दैट और नॉट, क्या अपनी बात से मैं रोज पलटूंगा, फिर मेरी बात का वैल्यू क्या रही, इंपॉर्टेंस क्या रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर क्यों दे रखी है कि भाई हाईएस्ट कोर्ट है, अगर अप्रोप्रिएट केस में लगा कि सर समाज में इतने परिवर्तन आ गए कि साहब उस फैसले का कोई, जो लोअर कोर्ट के तो फैसले को कभी भी चेंज कर सकता है, वो तो है ही है, वो अपने फैसले को भी चेंज कर सकता है, अपने फैसले को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो वो हायर कोर्ट वाले में, हाई कोर्ट वाले में कंसेप्ट नहीं लगा साहब हाई कोर्ट अपने फैसले को बदल रहा है, नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब और भी बहुत चीज़ होती है। देखो क्या होता है, एक आप अभी बेसिक आप समझो कि एक सुना है कि प्रोवर्ब बोलते हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग, सुना है, आइसबर्ग समझते हो, समुद्र में जो बड़े बड़े आइस के जो आपके, जैसे आप टाइटेनिक एक्चुअली जो एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ था, आइसबर्ग ही तो टकरा गया था। तो टिप मतलब था आइसबर्ग, बहुत बड़ा मतलब क्लस्टर होता है, उसका एक टिप, तो वो आप समझिए लॉ का टिप पढ़ रहे हैं खाली। अब उसे 72 तरह क्वेश्चन आने लग जाते हैं, अब उसको समझने के लिए क्या होता है, आप इतनी सारी चीजें लॉ में समझनी पड़ेगी, उतना आप अभी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप तो खड़े खड़े कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन, lot of discussions are required, lot of things to be understood first, then you can understand the answer of that question. अब कोर्ट्स में भी अलग अलग चीज होती है, बेंचेज होती हैं सेम कोर्ट में, अब हाई कोर्ट में सुबह बेंचेज होती हैं। अब 2 जज की कोई बेंच है, 2 जजेज की बेंच है, तो उससे हायर जो बेंच होगी, मान ली 3 जज की बेंच है, क्या उससे हायर अथॉरिटी होगी, वो सेम कोर्ट के अंदर है, लेकिन हायर जज की बेंच का डिसीजन प्रिवेल करता है। अब बहुत सारी चीज़ें वो स्टेज पे मैं ज़्यादा उसको छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हर चीज़ अभी आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, फिर बाद में जरूरत से ज़्यादा होता है ना, फिर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, पूरा बच्चे निगेटिव हो जाते हैं, सर ये क्या हो रहा है। तो जितना आपके लिए अभी सफिशिएंट उतना, हाँ, हाई कोर्ट के फैसले जनरली हाई कोर्ट पे बाइंडिंग होते हैं, हाई कोर्ट उसको चेंज नहीं है। ओनली द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दे। मैं ये बता रहा था कि साहब अब कभी कई बच्चों को सवाल होता है कि साहब हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया और फ्यूचर में उसकी रिलेवेंस खत्म हो गई, तो भाई देश में सबसे बड़ा कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ जाइए ना, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर सारे कोर्ट को नहीं दी जा सकती ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर शुड बी गिवन ओनली टू द सर्टेन कोर्ट, एंड द हाईएस्ट कोर्ट को सिर्फ वो पावर देगी। ऐसे बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारी पावर्स हैं जो आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास और किसी के पास नहीं, अदर कोर्ट्स के पास पावर नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें। एनीवे वी मूव ऑन टू द फोर्थ टाइप ऑफ, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चला था, टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडिया। तो क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, एंड द लास्ट देखिए क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस।
The fourth one, that is the principles of natural justice. प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अच्छा एक चीज बताओ, जितने भी लॉ, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन जो मदर ऑफ ऑल लॉज है, क्या ये मैन मेड है ना, इंसानों ने बनाया ना, या उसके अलावा जितने भी एक्ट्स हैं, स्टैट्यूट्स एक्ट, चाहे वो पार्लियामेंट ने बनाया हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर, वो भी क्या है, मैन मेड है। भाई हमने लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर में तो इंसान ही बैठे हैं, है ना। पार्लियामेंट ने बनाया तो पार्लियामेंट की दीवारों ने थोड़ी बना दिया, किसने बनाया? जो वहाँ एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ डिस्कशन हुआ, वोटिंग हुई होगी, तो बनाया तो। सी व्हाट आई वाज सेइंग दैट जितने भी लॉज हैं, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, एक्ट्स मेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये सारे के सारे जो लॉज हैं, दे आर आर्टिफिशियल लॉज, मैन मेड हैं, दे आर ऑल मैन मेड। कुछ ऐसे भी प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, जो नेचर ने दिए, वो मैन मेड नहीं है, दे आर गिवन दैट नेचर, तो उनको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब न्याय करने के लिए, जस्टिस करने के लिए नेचर ने कुछ सिद्धांत दिए हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये भी एक टाइप ऑफ लॉ है, और इनफैक्ट अभी डिस्कशन के बाद आपको पता लगेगा इसकी इंपॉर्टेंस। अच्छा तो आर्टिफिशियल और नेचुरल चीज में अगर कभी क्लैश हो तो किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी? तो इसका मतलब ये, और एक तरफ जितने भी लॉज हैं, चाहे वो कोई एक्ट मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट, इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर ये जो सिद्धांत है इसमें और किसी भी आर्टिफिशियल लॉ में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी? तो इसका तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ लॉ एंड इट हैज़ गॉट मोर इंपॉर्टेंस देन आर्टिफिशियल लॉज, बिकॉज जितने भी लॉज हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन और एनी एक्ट, दे ऑल आर्टिफिशियल लॉज मेड बाय द मैन पीपल, बट ये सिद्धांत नेचर ने दिए टू डू द जस्टिस, एंड इनको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ natural justice. This is also type of law. In fact, it is more important than other laws. That is more important than any civil law, any criminal law, Constitution of India, any president भी तो इंसान ने दिए, जज ने दिया। ये सुनो, इट में ये नेचर के द्वारा दिए गए हैं, इसे नाम क्या पड़ गया? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की हम बात करते हैं, देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब यहाँ पे दो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है। अगेन ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भी आपको लैटिन में है, और फिर इसके इंग्लिश में क्या मतलब, विल डिस्कस दैट। एंड मैंने बताया ना लैटिन का बहुत यूज है हर सब्जेक्ट, नॉट ओनली लॉ, मतलब मेडिकल साइंस, बहुत जगह, केमिस्ट्री, ठीक है, बहुत जगह आपको यूज है, बिकॉज लैटिन बीइंग द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अच्छा थोड़ा सा क्या होता है, आप लैटिन जब पहली बार सुनते हैं, स्टेयर्ड ऐसा ऐसी, तो सुनने में अटपटा लगता है क्योंकि आप वो लैंग्वेज यूज नहीं करते, लेकिन दो चार बार आप लर्न करोगे, लिख के देखो तो लर्न हो जाएगा। और थोड़ा सा लैटिन यूज करना चाहिए, आप लॉ के प्रोविजन लिखते हो, उसका रीजन बताता हूँ। अच्छा कई बार आपको डिश टेस्ट करते हैं तो बोलते हैं कैसा लगा डिश, तो बोलते हैं यार सब कुछ अच्छा, टेस्ट भी अच्छा है, इसमें फ्लेवर मिसिंग है। फ्लेवर यही में लगता है आप लॉ लिख रहे हैं, नहीं तो सारा कुछ प्लेन इंग्लिश में लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, फिर लगता है जनरल इंग्लिश लिख रहे हैं। वो जी पढ़ रहे हैं तो जैसे पढ़ना है, जैसे वो बना हुआ है हमें वैसे पढ़ना चाहिए ना, ठीक है, हम उसको बिगाड़े क्यों? और हो सब जाएगा, फिर मतलब भागना नहीं है, ये टेंडेंसी डेवलप नहीं करने की, मुझे डिफिकल्ट काम नहीं करना। नई चीज़ डिफिकल्ट लगेगा शुरू में, सबको लगता है। ये सुनो, अच्छा पहली बार जब मैथ्स पढ़नी शुरू की थी, बहुत छोटे थे, और एडिशन भी जब पहली बार पढ़ाया गया था, क्या आसान लगा होगा? आप देखो छोटे बच्चा जब पहली बार एडिशन, उसके लिए 2+2 भी आफत होता है ना, होता है नहीं होता? लेकिन सीखने की चाह ही नहीं है, घबराहट पहले है कि भाई ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, वो आदमी नहीं सीख सकता। कई लोग होते हैं ना, जिंदगी बीत जाती है सोचते रहते हैं गाड़ी चलाना सीखो, सीख ही नहीं पाते। बहुत लोग होते हैं, बड़ा डर लगता है उनको रोड पे, तो डरते रहो तो फिर सीख लिए। तो ये तो सिस्टम है, घबराना नहीं है और मेहनत करने के लिए तैयार हो, सब कुछ हो सकता है। देखिए पहला आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दैट इज देखिए जो पहला प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, दैट इज द नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुओ। ये लैटिन है, इसका मतलब क्या है इंग्लिश में, ये तो लैटिन लैंग्वेज में, और इंग्लिश में इसका मतलब, दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसका मतलब क्या इंग्लिश में, देखिए
The meaning of this in English is that no one shall be a judge in his own case. No one shall be a judge in his own case. अच्छा, ये लॉ कहीं लिखा हुआ है? नेचर ने दिया है। लिखा होता तो फिर क्या होता? आर्टिफिशियल हो जाता है। अच्छा, इसको उसमें भी ले सकते हैं, एस्टैब्लिश कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। या सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ाए थे, कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट मेड बाय पार्लियामेंट, एक्ट मेड स्टेट, ठीक है, और उसमें प्रेसिडेंट, और लास्ट क्या था? कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। तो ये भी एक कस्टम है कि हम इसको फॉलो करते हैं, सिर्फ नेचर ने दिए हैं, कहीं लिखे हुए नहीं है, ठीक है। इसका तो ये उसमें भी आ सकता है। वो सोर्स ऑफ लॉ या टाइप्स ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं, की बात है। नो वन शैल बी जज इन ओन केस, क्या मतलब है देखिएगा। मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, और सब आप जानते हैं ऑलरेडी, बस मुझे खाली रिलेट करना, इतना ही काम करना। आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं जो एग्जाम्पल दूंगा ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, ऑलरेडी यू आर अवेयर। ओनली थिंग आई एम रिलेटिंग दिस विद द एग्जाम्पल यू ऑलरेडी नो। अच्छा, कभी किसी में जज का मतलब क्या होता है? खाली कोर्ट वाला जज की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपकी एक एग्जामिनेशन में जो बंदा कॉपी चेक करता है, इज दैट पर्सन ऑल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ ए जज? इज इट जजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट और नॉट? हाँ है ना? इज अंपायर इन अ क्रिकेट इज अ जज और नॉट? ए रेफरी इन अ फुटबॉल इज अ जज और नॉट? जज का मतलब खाली नहीं कोर्ट में जो बैठा हुआ है, जो भी आपको जज करता है कि ये डिसाइड करता है कौन सही है कौन गलत है। ये सुनो भाई, प्लेयर आउट हुआ ही नहीं हुआ, क्रिकेट में एम्पायर डिसाइड करता है। ये सुनो, इसका कोई बॉल नो बॉल है कि नहीं, वाइड बॉल है कि नहीं, एम्पायर जज करता है। इसका मतलब क्या है? वो भी तो जज की भूमिका निभा रहा है कि कौन सही है, क्या सही है, कौन गलत है। ये सब चीजें जज जिसे डिसाइड करने की पावर है, वो सब क्या है? जज है। क्या एक कॉपी चेकर जो आपकी कॉपी चेक करता है, वो भी आपकी परफॉर्मेंस को जज ही तो कर रहा है, उसके हिसाब से मार्क्स दे रहा है, उसके हिसाब से मार्क्स दे रहा है। ये सुनो, इट मीन्स कहीं पर भी कोई जज की भूमिका निभा रहा है। जज का मतलब बार बार खाली कोर्ट वाला जज नहीं। ही कैनॉट बी अ जज इन हिज ओन केस। ओन के साथ जहां खुद ही वो है और खुद ही अपनी परफॉर्मेंस को जज करना है, क्या बायस्ड हो जाएगा? अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस खुद जज करूं तो क्या एलिमेंट ऑफ बायसनेस पूरे हैं? यस और नो? जितनी मेरी परफॉर्मेंस से ज़्यादा मैं मार्क्स दूंगा या उससे ज़्यादा उसको वैल्यू दूंगा, क्यों? बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस। यस और नो? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बायस। तो शुड अ पर्सन जहां खुद उसकी इन्वॉल्वमेंट है और जिसकी परफॉर्मेंस को जज करना वो खुद है या उससे रिलेटेड बंदा है, क्या उसे जज करने का अधिकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है प्रिंसिपल? नो वन शैल बी अ जज। ऐसे होते अ पर्सन शैल नॉट बी जज। ऐसे अच्छा, ये नॉट को ऐसे यहां भी ला सकते हैं, यहां भी ला सकते हैं। नो वन शैल बी अ जज, इसका हो सकता है नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नो से स्टार्ट हो रहा है ना, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, अ पर्सन शैल नॉट बी अ जज इन हिज ओन केस। मतलब अपने केस में जहां आपकी खुद की इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, खुद की इन्वॉल्वमेंट होने का मतलब खाली जरूरी नहीं आप ही हैं, आपसे रिलेटेड लोग की इन्वॉल्वमेंट है, वहां आप जज की भूमिका निभा नहीं। मैं एक्चुअली इसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं और इसी प्रिंसिपल पे वो चीजें होती है और आप ऑलरेडी समाज में देखते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए, एक नंबर 1, मान ले दो पड़ोसी ए और बी, ए और बी पड़ोसी हैं, उनमें किसी बात को लेकर तू मैं हुई, और ये बहुत कॉमन है, ठीक है। पड़ोसियों में अच्छे रिलेशन आजकल कम होते हैं, एक्सेप्शन है वो, जनरल रूल के लड़ते हैं। रिश्तेदार अच्छे रिलेशन एक्सेप्शन है ना। सास बहू में अच्छा रिलेशन एक्सेप्शन है ना। कोई बहू को तुम जो सास की बड़ाई कर रही है, भाई साहब सरप्राइज, अच्छा सरप्राइज नहीं होते जनरली। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया बोलेगी, मुंह खोलेगी तो क्या होगा, बहू सास के बारे में, सास बहू के बारे में, तो चुगली ही होगी। वो जनरल रूल है। एक्सेप्शन क्या है कि भाई अच्छे रिलेशन है। तो वैसे दो पड़ोसी के बीच में आपको अच्छे रिलेशन है, आपको एक्सेप्शन है, जनरली तो लड़ते ही हैं ज़्यादा, तो ठीक है। उसका नीचे है, इसका रीजन है क्यों ऐसा, इसे मुझे समझना कि समाज में आजकल लड़ाई झगड़े क्यों ज़्यादा है। अच्छा, हर जगह लड़ाई झगड़े हैं, है कि नहीं? है नहीं? एम आई रॉन्ग और राइट? लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। उसके कई सारे कारण हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। एक तो इंडियंस की बोलते ईगो बहुत है, अहंकार से भरे हुए हैं। मैं, तूने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है। ये जो एटीट्यूड है ये बड़ा गड़बड़ है। ये आप में से आपको लड़ाका बना देता है। पता है लड़ाकू होता है कि कुछ होता है, हर चीज में लड़ते हैं लोग। और तुम्हारा ये एटीट्यूड होगा, लेट गो यार, उसकी जितनी समझ है वो वैसे ही बात करेगा।
क्या दिमाग लगाना। तो आप देखना लड़ाई झगड़े पे अपने आप कम हो जाएंगे। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए जिंदगी में, अगर शांति से जीना है ना, और लड़ाई झगड़े करके कोई फायदा नहीं है। भले आप दूसरे को थप्पड़ मार दे, अशांति आपके पास भी होगी, आपका भी दिमाग डिस्टर्ब होगा। ये सुनो, ये मत सुनो कि मैं उसको डोमिनेट करके मैंने उसको मार दिया या मैंने कुछ कर दिया। परेशान आप भी हैं, कोई फायदा नहीं इस करने का। कोई लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। लोग लड़, फिर पता नहीं क्या है, रिश्तेदार ऐसे लड़ते हैं भैया, मारने मारने पर टूटे हुए हैं। सुनो, भाई ने भाई का मर्डर कर दिया, क्या मिल गया उससे? बकवास है। एनीवे, व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि सर दो पड़ोसी हमारे ए एंड बी, उसमें कोई डिस्प्यूट है। अच्छा, कई बार लोग होते हैं, वो कुछ समाज के लोग होते हैं, बोलते हैं कि यार बीच में कोई ना कोई पढ़ना पड़ेगा इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, दो डिस्प्यूटिंग लोग कभी भी अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं? कोई ना कोई बीच में थर्ड पार्टी चाहिए, क्योंकि क्या तो आपस में बिठा दो तो और लड़ देंगे वो, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे की बात सुनते नहीं, कि एक दूसरे के प्रति बड़ी निगेटिविटी है, तो क्या और चिल्लाएंगे, होता है लड़ाई और बढ़ जाती है। तो बीच में एक मीडिएटर चाहिए जो दोनों को आपको शांत रख सके, दोनों उनकी बात सुने से। ये सुनो नहीं बोलते तो क्या लगाया हमने? यही प्रिंसिपल तो लगाया, नो वन शैल बी अ जज इन हिज ओन केस। अपना केस हो गया ना भाई, कि एक पार्टी आपसे रिलेटेड है तो कहीं ना आपका झुकाव उस तरफ ज्यादा होगा। एंड जब आप जज की भूमिका निभा रहे हैं तो यू हैव टू एक्ट एज ए कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, एंड किसी तरह का बायसनेस नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो बोर्ड एग्जाम की जो कॉपियां कौन चेक करता है? स्कूल के टीचर्स ही करते हैं, ये तो पता होगा, ये तो पता है ना? या सीबीएसई अलग से कोई बंदे हायर करता है? स्कूल के टीचर्स ही होते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हो कॉपी चेक करने में, सीबीएसई उनको इम्पैनल करता है एंड पे करता है फॉर पेइंग द चेकिंग द कॉपी। सुना तो होगा आपने, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लिया कोई बंदा स्कूल का टीचर है एंड ही हैज ऑल्सो अप्लाइड टू द सीबीएसई कि आई ऑल्सो वांट टू बिकम अ कॉपी चेकर, ठीक है, अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, पता जो वो अप्लाई करते हैं तो एक फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म के अंदर एक डिक्लेरेशन होती है, इस साल बोर्ड एग्जाम में मेरे से रिलेटेड कोई भी बच्चा नहीं बैठ रहा है। क्यों ये डिक्लेरेशन होती है? और अगर बैठ रहा है तो उसको नहीं बनाएंगे कॉपी चेकर। क्यों होती है बताओ? कि अगर मान लिया उससे कोई रिलेटेड, उसका कोई फ्रेंड का, मतलब कोई रिलेटिव का बच्चा अपने बेटा बेटी को एग्जाम में बैठ रहा है, और चांस की बात, ऑल तो बड़ा मुश्किल काम है, बट फिर भी कि उसी की कॉपी उसके पास आ जाए, मुझे बताइए क्या वो बायस्ड होके कॉपी चेक करेगा? ये सुनो, तो डिक्लेरेशन लेता है, और अगर आपने डिक्लेरेशन में ये लिखा कि यहाँ है तो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे, आपको इंगेज ही नहीं करेंगे उस साल आपको कॉपी चेकर नहीं बनाएंगे। तो मुझे बताइए क्या किस प्रिंसिपल के बेसिस पे सीबीएसई मना कर देती है? क्या जो प्रिंसिपल आपके सामने लिखा, नेचर ने दिया, हर जगह लागू होगा ये? तो भैया कहीं भी, क्योंकि अगर आपकी खुद की, अब आप अपने बच्चे की कॉपी खुद चेक करो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं दैट यू मे एक्ट इन अ बायस्ड मैनर, एंड वो गलत है। नो वन शैल बी अ जज इन अ पर्सन शैल नॉट बी अ जज। एक ही बात इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, नो वन शैल बी जज इन हिज ओन केस, या अ पर्सन शैल नॉट बी अ जज इन हिज ओन केस। ये सुनो, अब आते हैं कोर्ट के ऊपर, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लिया कोई कोर्ट में कोई केस हो, और मान लिया कोर्ट में जज साहब हैं ए, और कोई केस आ जाए उस कोर्ट में जो ए के किसी रिलेटिव का है, क्या ए उस केस को डिसाइड करेगा? नहीं करेगा, उसके लिए दूसरा जज इन्वॉल्व होगा, वो नहीं डिसाइड करेगा। वाई? बिकॉज क्या एलिमेंट ऑफ बायसनेस है, क्या है एलिमेंट ऑफ बायसनेस हो सकती है। इसका मतलब मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, 2 तो जनरल, सब जगह क्या यही सिद्धांत लग रहा है? ये सुनो, नो वन, क्योंकि नेचर ने प्रिंसिपल दिया है कि भैया अगर आप खुद की इन्वॉल्वमेंट है और आप जज की भूमिका निभा रहे हैं तो देयर इज स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट यू विल एक्ट इन अ बायस्ड मैनर, एंड इसलिए अलाउड नहीं है। जैसे कई बार मूवीज वगैरह में दिखाए थे। अच्छा, मूवी जब देखते हो स्टार्टिंग में देखना एक स्क्रीन आती है, उसमें लिखा था डिस्क्लेमर, देखा कभी? अच्छा, सब में आता है, ओटीटी सीरीज, सीरियल, सब में आता है, टीवी सीरियल्स एंड ऑल दैट। वो डिस्क्लेमर क्या लिखा होता है उसके अंदर? उसमें ये लिखा होता है, वी डोंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्चुअल फैक्ट्स, एक्चुअल लॉ, एंड इसके अंदर जो भी स्क्रिप्ट है, स्टोरी है, इट इज प्योरली फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस। लिखा होता है साफ साफ। मतलब कल के दिन तुम ये बोलने लग जाओ कि आप अपनी फिल्म में ये दिखा रहे हो, एक्चुअली ऐसा नहीं होता, तो बोला हम उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे, हम तो प्योरली इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हमने बनाई है। तो कल कई बच्चे आगे मुझे पूछते हैं, सो उस फिल्म में ऐसे दिखाता है, मैं फिल्म से लॉ सीख लोगे? और शुरू में डिस्क्लेमर आता है ना कि हम एक्चुअल लॉ, एक्चुअल फैक्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। उसमें एक चीज वो भी कहता है, अगर किसी कैरेक्टर का नाम एक्चुअल बंदे का जो सोसाइटी में है उससे मैच कर रहा है, ये प्योरली
को आपको कोइंसिडेंस है, हम किसी बंदे को आइडेंटिफाई करके उसको होता ना, किसी को बड़ा निगेटिव कैरेक्टर दिखा रखा है कि गलत काम, और वैसा ही नाम का बंदा सोसाइटी में है, तो क्या होता है लोग सोचते कि उसके लिए बोल रहा है, तो बोला ये प्योरली कोइंसिडेंस है, अदरवाइज हम किसी के पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं कर रहे। वो डिस्क्लेमर इसलिए डालते, नहीं तो लीगल एक्शन हो सकते हैं कि भैया आप गलत चीजें दिखा रहे हैं, गलत फैक्ट, गलत लॉ, या किसी बंदे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, पहले वो डिस्क्लेमर डाल देते हैं। सबका मतलब होता है ये लीगल एंगल से क्यों डाला जाता है, ठीक है। इसका मतलब कहने के बाद फिल्मों में जो दिखाते हैं वो सही सब नहीं है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक सीन कई बार फिल्मों में दिखाएंगे, सिर्फ एक जज है और जो दिखाते हैं लेकिन वो सही होता नहीं, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। एक जज है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत सारी फिल्मों में ऐसा दिखा, बहुत ऑनेस्ट है, उसकी बड़ी रेपुटेशन है, गुडविल है, इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ऑल दैट, और उसका बेटा है एकदम निकम्मा, और ऐसा ही होता है ज़्यादा। बहुत सारे केस में देखोगे माँ बाप तो बेचारा अलग ही ऊंचाइयों पे हैं, बच्चों ने सारा बेड़ा गर्क कर रखा है। अब उसने कोई क्राइम कर दिया और क्राइम करके उसका केस उसी कोर्ट में आ गया, मतलब पिताजी कोर्ट में आ गया। अब वो दिखाएंगे फिल्मों में कि पिताजी अब दो तरफ फंस गए, एक तरफ इमोशंस है कि बेटा सामने है, और एक तरफ क्या कर्तव्य, मतलब ड्यूटी, ठीक है, कि आपका कि साहब एज ए जज आपको क्या भूमिका निभाना है। तो देख रहा हूँ कई बार फिल्मों में दिखाएंगे जज साहब रात को छुप छुप के रो भी रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं कि बेटे को सजा सुनानी पड़ेगी, लेकिन फैसला भी दे। अच्छा एक्चुअली क्या ये ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज नो वन। तो फिल्मों में दिखा देते हैं ऐसे, वो तो सीन को है ना मेलोड्रामेटिक बनाना होता है, पब्लिक भी भावुक हो जाए, होता ना, पब्लिक इमोशन के टाइप, बट वो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। क्यों? कोई नो वन शैल बी अ जज, उस केस को कोई और जज हैंडल करेगा, वो नहीं हैंडल करेगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इवन ये कोर्ट की बात है, इवन छोटी छोटी चीजें मैंने बताया कि इवन एग्जाम की कॉपी में सीबीएसई अलाउ नहीं करता। गॉट इट? क्लियर है? तो आप देखो कितने सारे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, एंड यू हैव टू अंडर। बहुत सारे मूवीज में तो बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाते हैं जो प्रैक्टिकली, अच्छा मूवी में दिखाते हैं ना कि बंदे को पुलिस लॉकअप में पुलिस वाले बुरी तरीके से पीट रहे हैं। भाई साहब लॉ के हिसाब से पुलिस लॉकअप में पुलिस वाला आपको हाथ नहीं लगा सकता, खाली पूछताछ कर सकता है, फिजिकली टच नहीं कर सकता। ये लीगल प्रोविजंस हैं। और उसने अगर मान लिया फिजिकली टच किया और आप मार पिटाई की और आप कोर्ट में जाके बोल दे कि सब पुलिस वाले ने मेरे साथ ऐसे किया है, पुलिस ऑफिसर ने, तो उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो क्या फिल्मों जो दिखाते हो सही दिखाते हैं? और खास करके पुलिस वाला वो सलमान खान हूँ, डायलॉग होता है सलमान खान का कि मैं ही पुलिस हूँ, मैं ही अदालत हूँ, सब कुछ फैसला भी यही, ठीक है। तो वो फिल्में हैं तो उसको रियल लॉ में समझ लेना, ठीक है। अच्छा अगर सब कुछ पुलिस नहीं करना है, पुलिस एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, फिर जुडिशरी किस बात के लिए? जुडिशरी विल डिसाइड ना हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। पुलिस कैन नॉट डिसाइड, पुलिस कैन ओनली मेक द एलिगेशन, आरोप लगा सकती है, केस तैयार कर सकती है, प्रूव करिए कोर्ट में जाके, पुलिस को एविडेंस देने पड़ते हैं कोर्ट में, प्रूव करना पड़ता है कि साहब ये, और जज अगर आपको कोर्ट अगर कन्विंस आपकी बात से तो सजा सुना देगा। अल्टीमेटली सजा सुनाना नहीं सुनाना किसका काम है? जुडिशरी काम है, आपका थोड़ी काम है। वो तो फिल्में हैं, वो तो अब सलमान खान को दिखाना कि सुपर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मतलब अबव द, बोलते हैं अबव मतलब लाइक अ गॉड, ठीक है, तो दिखाने के लिए कुछ भी दिखाते हैं, इसलिए शुरू में डिस्क्लेमर डालते हैं, भैया हम तो खाली इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, आपको ये, अदरवाइज रियल से तो मेरा मिलाना शुरू कर देना। अब देखा तो कई बार कोई बंदा कुछ होता है, पुलिस वाले बोलते हैं कि तू एक्सेप्ट करके तूने क्राइम किया, नहीं करते तो टांग देते हैं, बर्फ की सिल्ली पे सुलाया, धड़ाधड़ शुरू है, कोई डंडे मार रहा है, ठीक है, दिखाते ना, उल्टा टांग दिया, ठीक है। एंड बकवास। पता है एक बता दें, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट साफ साफ बोलता है कि स्टेटमेंट गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। मतलब क्या हुआ? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तुम कोर्ट में अगर तुमने, कई बच्चे बोलते हैं सर राइटिंग में उसने साइन ले लिया, कुछ भी, अगर राइटिंग में साइन ले लिया कि हाँ जी मैंने एक क्राइम किया है, और बंदा जाए कोर्ट में खड़ा होकर बोल दे कि साहब ये मेरे को इतना धमका रहे थे कि मैं नहीं किया होता, मेरी जान ले लेते, ठीक है, तो मैंने डर के मारे लिख दिया, ठीक है, भाई साहब आपको कुछ नहीं हुआ, पुलिस वाले की नौकरी खतरे में आ जाएगी। एक्चुअल लॉ ये है। अच्छा आप बोलोगे सर लेकिन हमने सुना है रियल लाइफ में पुलिस वाले अंदर मारते हैं, मैं एकदम बोलता हूँ अच्छा वो करते हैं तो क्या वो लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं अपनी पोजीशन का? लेकिन देखना, कभी भी देख लेना वो किसको मारते हैं, कभी देख लेना, हमेशा समाज के उन लोगों को जो बेचारे इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं,
इलिटरेट हैं उनको टच करते हैं, उनको पता है ये बंदे को ना तो समझ है, ना अपने लिए वकील खड़ा कर सकता है बड़े बड़े, ठीक है, और किसी ऐसे बंदे को पुलिस अरेस्ट कर ले जो कि समाज में स्टैब्लिश बंदा है और अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा फाइनेंशियल स्ट्रांग है, 4 बंदे वकील कोर्ट में खड़ा कर सकता है, उसको हाथ लगा के दिखा दें, ये हाथ ही नहीं लगाएंगे, उनको पता है साहब नौकरी, मेरी नौकरी नहीं उड़ जाए, ठीक है, तो उनको ही तो पता है कि लॉ क्या है, तो बोलता है आदमी चलाता है किसके ऊपर है, जो दबता है, ठीक है, उसको दबा रहा है। तो मैं नहीं बोल रहा कि वो लोग गलत नहीं कर रहे, कुछ पुलिस वाले गलत करते हैं, ठीक है, बट सवाल ये उठता है कि एक्चुअली वो गलत उनके अगेंस्ट करते हैं, वो भी गलत है, मैं वो नहीं बोला कि सही है, वो देखते हैं जहां सामने वाला मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन जो बिगाड़ने वाले उनको दिख जाता है कि भाई ये बंदा तो वो मजाल नहीं, उसको हाथ लगाते हैं, मारना पीटना छोड़िए, कॉलर नहीं पकड़ सकते, वो खाली बात कर सकते हैं, ठीक है, ये जो आपको पूछना है इंट्रोगेट कर सकते हैं, यू कैन नॉट फिजिकली असॉल्ट, इट नॉट अलाउड, नॉट एट ऑल। अच्छा, फिजिकल असॉल्ट करने का मतलब क्या हुआ, आपके हिसाब से तो पहले ही प्रूव हो गया गिल्टी है, हाँ है ना। अच्छा, फिजिकल असॉल्ट तो आप सजा ही दे रहे हो उसको, तो क्या अभी प्रूव हो गया गिल्टी है, तो हाउ कैन यू डू दैट, लॉजिक सोचिए ना, क्या लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है, आप पूछिए, इन्वेस्ट, आपको जो इंट्रोगेशन करना है इंट्रोगेशन कीजिए, आप कर सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट फिजिकल असॉल्ट। आप देखो फिल्मों में कितना दिखाते हैं फिजिकल असॉल्ट कर रहे हैं, तो साहब उससे शुरू में क्या था, उन्होंने डाल दिया होता है डिस्क्लेमर कि भाई इससे तुम एक्चुअल से रिलेट मत करना। एनीवे देखिए, तो मैं कभी मजाक में बोलता हूँ कि जो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि हीरो होता है ना, हीरो किसी अच्छे बंदे को पकड़ लिया, कोई पुलिस वाला बदमाश है, होता है ना कि पुलिस वाला ही विलेन है, और उसको बहुत सारी मूवी दिखाते हैं विलेन ही पुलिस वाला, ठीक है, और वो उसको मार रहा, तो मैं क्यों मार खा रहा भाई, जो बोल रहा है मान ले, राइटिंग में लिखे और कोर्ट में जज को बोलते ना जी मेरे को धमका रहा था, वो तो बोलता पूरे तुम्हारे परिवार को मैं उड़ा दूंगा अगर ये नहीं एक्सेप्ट किया। देखो क्या हाल होता है इस पुलिस वाले की, क्या समझ आता है, लॉ की अगर समझ है तो क्या हमें कोई जल्दी से हमारे अगेंस्ट गलत कर सकता है क्या, नहीं। तो अवेयरनेस ऑफ लॉ इज अ वेरी बहुत प्रैक्टिकल, यही तो प्रैक्टिकल चीजें हैं कि हमें समझ है तो हमें जल्दी से कोई टच नहीं कर सकता। हाँ अगर हम सही हैं, गलत है तो ऑब्वियसली ठीक है। ये प्रिंसिपल क्लियर सबको आपको। दूसरा अच्छा इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, नो वन सेल पे, ये एक प्रिंसिपल नेचुरल, इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे ही बोलते हैं रूल अगेंस्ट बायस। अच्छा ये रूल क्या बायस होने को अलाउ कर रहा है या रोक रहा है, तो नाम क्या होगा, रूल अगेंस्ट बायस। इसी को रूल अगेंस्ट बायस से बोलते हैं, या रूल अगेंस्ट, सेम रूल अगेंस्ट प्रेजुड्यूस। नहीं बोलते वो बंदा प्रेजुड्यूस्ड है, इसका मतलब क्या है, बायस्ड है। तो क्या ये प्रेजुड्यूस होने को अलाउ कर रहा है, रोक रहा है, रोक रहा है, तो हम इसको रूल अगेंस्ट बायस भी बोलते हैं, रूल अगेंस्ट प्रेजुड्यूस भी बोलते हैं, एक ही बात है। दिस सेम रूल इज ऑल्सो कॉल्ड रूल अगेंस्ट बायस और रूल अगेंस्ट प्रेजुड्यूस, ठीक है। इधर ओके। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल से दो हैं। देखिए पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि साहब नो वन शैल बी ए जज इन हिज ओन केस, मतलब किसी मैटर में आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, आप डायरेक्टली आप इन्वॉल्व हैं, आपके कोई रिलेटेड पर्सन इन्वॉल्व है, तो वहां आप जज की भूमिका नहीं कर सकते बिकॉज बायस हो जाएंगे। एंड इसको हम बोलते हैं रूल अगेंस्ट द बायस और रूल अगेंस्ट द प्रेजुडिस। सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है दैट इज कॉल्ड ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। ऑडी गाड़ी नहीं, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, दैट इज द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दो सिद्धांत हैं, सेकेंड इज दैट इज द फर्स्ट इज दैट इज द नो वन शैल बी जज इन ओन केस, ठीक है, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। और ये क्या ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, इसका क्या मतलब है, इट सेज दैट, इसका मतलब है हियर द अदर साइड, हियर द अदर साइड, ये इंग्लिश में मतलब है इसका। अच्छा मान लिया कोई मैटर होता है दो लोग के बीच में है और जिसे वो मैटर को सॉल्व करना है, क्या खाली एक पक्ष की बात सुन के डिसाइड कर लिया, दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। मान लिया दो बच्चों में कोई बात को लेकर झगड़ा हो गया, एक बच्चे ने आके बोला सर उस बच्चे ने मेरे साथ ऐसे किया, ये किया, वो किया, क्या मैंने उस बच्चे की बात सुन ली? अच्छा मैं दूसरे बच्चे को बुला के तुरंत डांटना शुरू कर देना चाहिए, पहले उसकी भी सुनी चाहिए? तरीका क्या है, मैं बोलना चाहिए लेट मी ऑल्सो टॉक टू दैट स्टूडेंट
एंड उसके बाद में मैं सुन लूँ कि क्या हुआ था, देन आई विल डिसाइड। सही तरीका ये है। अच्छा मान लिया बिना मैंने दूसरे बच्चे के सुने हुए सीधा बुला के डांटना शुरू कर दिया, तो सामने वाला बच्चा बोल सकता ना सर पहले मेरी भी सुन लो फिर डिसाइड कर लेना कौन गलत है कौन सही है। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ये हम सबके साथ है, ये मेरे साथ सबके साथ है, आपके साथ भी सबके साथ है। ये ह्यूमन नेचर है कि हम अपनी सही चीज को जितनी सही है उसे बढ़ा के बताते हैं और दूसरे की गलत बात को भी बढ़ा के बताते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। उसने गलत किया होगा इतना, हम बताएंगे इतना। हम इतने अच्छे इतने हैं, बताएंगे हम इतने अच्छे हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है कि हम अपनी हमेशा प्लस को हम बढ़ा के बोलते हैं और दूसरे के माइनस को बढ़ा के बोलते हैं। तो इसका तो एक बंदे का वर्जन सुन के कि आपको सच्चाई पता लगती है? नहीं, क्योंकि अपने बारे में भी जितना सही है उससे ज्यादा ही बता रहा है और दूसरा जितना गलत है उससे ज्यादा बता रहा है। तो एक पक्ष को सुनोगे तो क्या लगेगा, सामने वाला तो गलत है यही सही है। लेकिन कई बार दूसरे बात सुन तो कई चीजें हमें पता लगती है ये तो झूठ बोल रहा था, ये सही नहीं बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या, अल्टीमेटली फैसला देने से पहले शुड बी ऑल्सो हियर द अदर पार्टी और नॉट, एंड विदाउट हियरिंग द अदर पार्टी इफ यू आर डिसाइडिंग समथिंग, आर वी रियली डूइंग द जस्टिस? इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। ये सिद्धांत नेचर के सिद्धांत के अगेंस्ट, दिस इज ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ नेचर ने सिद्धांत दिया है। एक कभी भी एक पक्ष को सुन के आप कोई फैसला नहीं दे सकते, आपको दूसरे पक्ष को भी सुनना पड़ेगा। दैट इज द राइट वे, दैट इज द राइट वे। कभी देखना कोर्ट्स में भी होता है, किसी एक के ऊपर कोई एलिगेशन है कि साहब उसने कोई गलत काम किया, क्लियर सारे एविडेंसेस सब कुछ है उसके अगेंस्ट, सब कुछ प्रूव हो गया वो गिल्टी है। फिर भी देखना लाइन एक क्लास में जज बोलता है क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? बोलता है, वो क्या हो रहा है? क्या जज दूसरे साइड को भी सुन रहा है कि भाई एक पार्टी तो पीछे पड़ा हुआ कि साहब गिल्टी है, सारे एविडेंस भी दे रहा है, इससे भी तो सुन ले कि अपने बचाव में क्या बोलता है ना, जज बोलता है लास्ट में क्या आपको अपने बचाव में अपनी सफाई में कुछ कहना है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और उसको सुनने के बाद देन द जज विल डिसाइड कि साहब क्या गलत है और क्या सही है, क्या वो हियर द अदर साइड कर रहा है, ये सुन हियर द। अच्छा इसी बात को ऐसे ही बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का कि आप मौका दिया जाना चाहिए। एक ही बात है, ये सुनो अभी मैंने बताया एक बच्चे की बात सुन के मैंने दूसरे बच्चे को डांट दिया तो क्या बोलेगा, सर मेरी बात तो पहले सुन तो लो, उसका डिसाइड कर लेना कि मैं गलत हूं कि नहीं। इसका तो क्या है, ही इज आस्किंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, मौका मांग रहा है कि साहब मेरी बात भी सुनी जाए। वही बात है, हियर द अदर साइड ऑल्सो कॉल्ड द opportunity of being heard, opportunity of being heard। तो ऑडिक ऑल्टरम पार्टम इज दैट इज द हियर द अदर साइड ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये भी वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और ये हमेशा फॉलो होता है हर जगह हर कॉन्टेक्स्ट में। बेवकूफ इंसान अगर कोई डिसाइड करे तो अलग बात है, समझदार लोग जब भी कोई डिसाइड करेंगे देखना कभी भी एक पक्ष की बात सुन के डिसाइड नहीं करेंगे, हमेशा दूसरे पक्ष की बात को समझेंगे एंड उसके बाद, क्योंकि मैंने बताया ह्यूमन नेचर है, हम सब अपने बारे में जरूरत से ज्यादा अच्छा बोलते हैं और दूसरे के बारे में जब बोलते हैं तो जरूरत से ज्यादा निगेटिव बोलते हैं, जितना निगेटिव है नहीं उससे ज्यादा बोलते हैं। ये ह्यूमन नेचर कभी भी ट्राई करके देख लेना। तो दैट इज द हियर, इसलिए तो बोलते हैं ना दूसरे की जो गॉसिप्स करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं, मतलब इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। क्यों आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, फालतू में अपना समय खराब कर रहे हैं, वो बस सच्चाई होती नहीं पूरी, वो अधूरी बातें होती हैं, सब फालतू की बातें होती हैं। कई लोग होते हैं ना क्रीबिंग करते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, उसने ऐसा कर दिया उसने, वो खाली एक साइड आप सुन रहे हैं, दूसरे पक्ष से सुनो कितनी बातें पता लगेगी साहब जो कि गलत बताई जा रही थी। अच्छा उसको सुन के अपने दिमाग में आप कोई जजमेंट बना रहे हैं, कोई ओपिनियन बना रहे हैं कि ये सही है गलत है, क्या ये सही तरीका है? नहीं। तो इसलिए इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों में। सही तरीका ये है कि फालतू चीज़ें, और कभी इन्वॉल्व होना तो दोनों पार्टी को सामने बुलाओ, कभी इन्वॉल्व होना दोनों पार्टी को सामने बुलाओ, दोनों पक्ष को सुनने के बाद देखते हैं कि क्या सच्चाई है। सही तरीका यही है। तो ये दो प्रिंसिपल्स और नेचुरल जस्टिस क्या क्या हो गए आपके, क्या क्या हो गए बताओ, बोलो बोलो, लैटिन में बोलो, ठीक है कोई बात नहीं, बोलो बोलो, अब तो सामने ही लिखा हुआ है, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। इसका मतलब क्या है, no one shall be a judge in his own case, that is rule against the bias, rule against the prejudice। Second is odi altrum partem, that is the hear the other side, other party, or give the other party a fair hearing। अच्छा फेयर हियरिंग कब हो गई, मतलब एक केस की फेयर हियरिंग हो रही है, क्या दोनों पक्षों सुना जा रहा है, इसलिए इसको कई बार रूल ऑफ फेयर हियरिंग बोलते, क्या बोलते हैं, रूल ऑफ फेयर हियरिंग, रूल ऑफ फेयर हियरिंग। रूल ऑफ फेयर हियरिंग।
इसके साथ हमने एक कंप्लीट वी हैव कंप्लीटेड द टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडिया, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ दैट इज प्रेसिडेंट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मैंने इसकी इंपॉर्टेंस हमेशा औरों से ज्यादा है। मान लिया कोई भी लॉ हो, कंपनी जेट का कोई प्रोविजन हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कोई प्रोविजन हो, इंडियन पीनल कोड का कोई प्रोविजन हो, कोई भी लॉ हो, अगर उनके प्रोविजन सब आर्टिफिशियल हो जाए, अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं विद द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एनी ऑफ द प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस, तो किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल, बिकॉज नेचर ने सिद्धांत दिए। और देखो मैंने खाली कोर्ट्स के एग्जांपल नहीं देते, मैंने डे टू डे लाइफ के एग्जांपल हर जगह ये फॉलो होते हैं, क्योंकि ये कोई लॉ की खाली बात नहीं है, नेचर ने सिद्धांत दिए तो हर जगह ये फॉलो होने चाहिए। तो देख लो मैंने प्रैक्टिकल कितने सारे एग्जांपल दिए जिसमें कोई लॉ की बात और कोई कोर्ट की बात नहीं होती, वैसे भी आपको फॉलो होते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडिया। तो अभी तक जो बात हम कर रहे थे कि लॉ मेकिंग, लॉ बनता कैसे, बनाता कौन है, प्रोसीजर क्या होता है, टाइप्स ऑफ लॉ एंड ऑल दैट, ठीक है। अच्छा मैंने बताया था हमारे सिस्टम के 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो अभी तक हम लेजिस्लेचर बाय एंड लार्ज लेजिस्लेचर और लॉ से रिलेटेड बनना एंड ऑल दैट टाइप्स ऑफ सारा। अब हम बात करें एग्जीक्यूटिव, किसकी बात करेंगे? एग्जीक्यूटिव। अच्छा एग्जीक्यूटिव बॉडी का क्या काम है? टू इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया उसे इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। देखो आपके बुक में सेकंड हेडिंग क्या है? इन्फोर्सिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इन इंडिया। लॉ को इन्फोर्स करना या इम्प्लीमेंट करना, आपको इसका मतलब इस टॉपिक के अंदर इम्प्लीमेंटेशन, इन्फोर्सिंग किसी का? इन्फोर्सिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट? ऑफ लॉ इन इंडिया। इट मींस विच बॉडी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट? एग्जीक्यूटिव बॉडीज। अच्छा लेजिस्लेशन ने जब लॉ बना दिया, अब काम है उसको इंप्लीमेंट करना। तो इंप्लीमेंट करने में किसका रोल आ जाएगा? एग्जीक्यूटिव बॉडीज का। अगर सेंट्रल लॉ है मेड बाय पार्लियामेंट तो कौन इंप्लीमेंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर स्टेट लॉ है तो जिस स्टेट का वो लॉ है, स्टेट लेजिस्लेशन ने बनाया, उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट उसे इंप्लीमेंट करेगी। ये सुनो, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था? ऑल द मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ये सुनो, अच्छा हम बोले सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल लॉ है मेड बाय पार्लियामेंट तो उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो एक्चुअली हर लॉ को इंप्लीमेंट करने में पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पर्टिकुलर मिनिस्ट्री अलग अलग लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री का रोल। लेकिन जो भी मिनिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व होगी तो मिनिस्ट्री है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द, तो हम बोलते सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब तो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री, उनके मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इट मींस अल्टीमेटली अलग अलग मिनिस्ट्री को अलग अलग लॉ की इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी दे रखी है। डिवीजन ऑफ वर्क तो करेंगे ना, सारे लोग सारी चीज थोड़ी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जो भी मिनिस्ट्री कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट। तो हम क्या बोले हैं? कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए एक चीज बताता हूँ, जैसे आप कंपनी एक्ट पढ़ोगे तो कंपनी एक्ट में जहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म आता है, इसका मतलब हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। किसकी बात करें? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट की वन ऑफ द मिनिस्ट्री, क्या नाम है? मिनिस्ट्री। उसको ये काम दे रखा है टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंपनी लॉ इन इंडिया। अच्छा अगर आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे इंटर में, अभी फाउंडेशन में तो नहीं है, इनकम नाम तो सुना होगा, इनकम टैक्स एक्ट, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म आता है, इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट मीन्स वहां पे मिनिस्ट्री, उस कॉन्टेक्स्ट में वहां सेंट्रल गवर्नमेंट अल्टीमेटली कर रहे, जितने भी सेंट्रल लॉज हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? क्या अलग अलग लॉज के लिए क्या है? अलग अलग मिनिस्ट्री। और सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन मैंने पहले कहता था, ऑल द मिनिस्ट्रीज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। समझ आ रहा है? इसलिए हम कोई भी लॉ में पढ़ाता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जब टर्म आता है तो मैं बताया था कि इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब कौन सी मिनिस्ट्री। या कंपनी जब पढ़ेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इनकम टैक्स पढ़ोगे तो क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अलग अलग आपके लॉज में आपको, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क है ना, डिवीजन ऑफ, लेकिन जो भी मिनिस्ट्री देख रही है सब अल्टीमेटली किसका पार्ट है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे स्टेट लेवल के जो लॉज है, क्या उस स्टेट की जो अलग अलग मिनिस्ट्री है, क्या अलग अलग वो मिनिस्ट्री अलग लॉज के इंप्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व होगी? ये सुनो, देखिए ये देखिए, इन्फोर्सिंग और द इम्प्लीमेंटेशन लॉ, इंट्रोडक्शन पहले, आफ्टर लॉ इज पास, ये इन पार्लियामेंट काट दीजिएगा और कॉमा लगा दीजिएगा। आफ्टर लॉ इज पास, कॉमा,
इट हैज टू बी इन्फोर्स। पास तो हो गया, लेजिस्लेचर ने बना दिया, अब उसको इन्फोर्स करना है। somebody should monitor whether the law is being followed। अच्छा, इसको इन्फोर्स करने का मतलब क्या है, ये भी तो देखना पड़ेगा सब जिनके ऊपर हम लगा रहे हैं उसको कंप्लाई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नहीं कर रहे तो उनको नोटिस भेजना, ठीक है, उनके ऊपर बोलना कि आपको पेनल्टी लगेगी, ठीक है, नहीं मानते मैटर कोर्ट में जाएगा। ये सुनो, दिस इज द जॉब ऑफ द हु विल इंप्लीमेंट, हु विल मॉनिटर वेदर द लॉ इज बीइंग फॉलोड और नॉट। किसका काम है? एग्जीक्यूटिव। किसका काम है? एग्जीक्यूटिव। मैंने शुरू से बताया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। डिपेंडिंग ऑन वेदर लॉ इज अ सेंट्रल लॉ और अ स्टेट लॉ। सेंट्रल लॉ का मतलब मेड बाय पार्लियामेंट, स्टेट लॉ का मतलब मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। द सेंट्रल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल बी इन्फोर्सिंग अथॉरिटी। अगर सेंट्रल लॉ तो उसको इन्फोर्स करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट लॉ तो उसको इन्फोर्स उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट। ऑब्वियसली बात। फॉर दिस, अच्छा एक बात अब क्लियर हो गई ना, गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। अब ध्यान से ये बात कभी नहीं बोलना गवर्नमेंट लॉ बनाती है, ठीक है, सारा हिंदुस्तानी बोलता है, पूछ के देख लेना, लॉ कौन बनाते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं। फॉर दिस पर्पस, कॉमा लगा लीजिए यहाँ पे, गवर्नमेंट फंक्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस मिनिस्ट्री। आ गया ना, तो गवर्नमेंट का मतलब ये सारे मिनिस्ट्री को मिला के हेडेड बाय द सेंट्रल लेवल प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर, ठीक है। फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन टू वेरियस मिनिस्ट्री। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, किसकी? स्टेट की बात नहीं करेगा। अच्छा, स्टेट में क्या अलग अलग स्टेट में मिनिस्ट्री में फर्क भी आएगा? ये सुनो, सबके एक जैसी थोड़ी है, लेकिन क्या सेंटर में तो एक ही है, सेंटर तो एक ही है, ठीक है। इसलिए अच्छा मैंने उसने नहीं बताया था, ज्यादा जो आप लॉ पढ़ोगे कौन से, स्टेट वाले या सेंटर वाले? सेंटर वाले। तो इम्प्लीमेंटेशन भी सेंटर वाले ज्यादा, क्लासरूम पर्पज के लिए। जब काम करोगे तो बहुत सारी चीज़ आपको सामने आएगी, लेकिन क्लासरूम जब आपका सिलेबस जहाँ तक है, मोस्टली सारी चीज़ वो क्या है, जो सेंट्रल लेवल पे लॉ बने हुए उनकी इम्प्लीमेंटेशन बनाने वाला सारे, कोई स्टेट लेवल कहाँ तक पढ़ोगे? एक थोड़ी है, हर एक स्टेट के अपने अलग अलग है। हाँ, जब काम करोगे तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब देखना पड़ेगा। देखिए, सम ऑफ द पॉपुलर मिनिस्ट्रीज आर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस एंड सो ऑन। ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, वैसे तो बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं, रेलवे मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, लेकिन ये ऐसी मिनिस्ट्री है जो एज ए चार्टेड अकाउंटेंट आपके प्रोफेशन में आपको ज़्यादा काम आती है, मतलब आपका ज़्यादा इनसे वास्ता पड़ता है। ऐसे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा इन्होंने बताया है, सिलेबस में रखा है, सो दैट बच्चे को शुरू से पता हो कि जब, अच्छा आप कह सकते हैं एक वर्ड, एक चीज़ समझते हो, रॉ मटेरियल, और एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, समझते हो, और एक होता है फिनिश गुड्स, इतना समझते होगे। अच्छा, कोई अगर फैक्ट्री में कुछ बन रहा है अभी, ठीक है, और कुछ बन चुका है, कुछ फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना, तो क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो आप सब, आपको जैसे आपने सीए कोर्स ज्वाइन किया है, तो इनिशियली आप क्या है? रॉ मटेरियल। और आपका पूरा जो कोर्स करोगे, पूरे आपके फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, ये क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। फाइनल जब कंप्लीट होकर डिग्री मिलेगी तो क्या होगा? फिनिश गुड्स, ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस में अगर सही तरीके से नहीं किया गया तो क्या फिनिश गुड अच्छा बनेगा? तो उससे उसी हिसाब से सिलेबस रखा रहता है हर चीज़। वैसे कि कल के दिन आप सीए बनने के बाद आपको इन मिनिस्ट्री से कंसर्न होता है, बहुत सारी इनकी चीज़ों को आपके प्रोफेशन में इम्पैक्ट डालती है, आपके काम में इफेक्ट डालती है। अब जैसे एक चीज़ बजट है, बजट किसके थ्रू आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू आता है। अच्छा, बजट में क्या टैक्सेशन के प्रोविजन आते हैं? सुना तो होगा, सब इनकम टैक्स में चेंज आ गया, जीएसटी में चेंज आ गया। अच्छा, टैक्स मैटर में क्या हिंदुस्तान में सीए से ऊपर कोई डिग्री है? ये तो पता होगा। टैक्सेशन, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, ये तीन ऐसे फील्ड हैं जो सीए से ऊपर कोई क्वालिफिकेशन हिंदुस्तान में नहीं है। इट्स द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एज फार अकाउंटेंसी इज कंसर्न, ठीक है। नंबर 2 फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है। एंड फाइनेंस में चलो फिर भी हम कह सकते हैं और भी डिग्री हैं, लाइक एमबीए फाइनेंस, सीएमए और सीएफए, सुना हो सीएफए, ठीक है। लेकिन अकाउंटेंसी और टैक्सेशन, मान लो बजट आया, बजट के थ्रू इनकम टैक्स में कुछ चेंज आ गया, जीएसटी में कुछ चेंज आ गया, तो अल्टीमेटली क्या जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, क्या उनको कंप्लीटली अवेयर होना चाहिए ऑफ फाइनेंस? तो आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि वो क्या काम करती है, उसका क्या वर्किंग स्टाइल है, कि वो जो करेगी इसका उसका इम्पैक्ट आपके काम पास पे भी आएगा। यस और नो? यस और नो? फलाना डिग्री सब क्या है, ये होते हैं। तो ये बोला मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, वो भी निर्मला सीतारमण है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह, है ना। तो सबके अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, और हर एक मिनिस्टर के नीचे उस मिनिस्ट्री में क्या होते हैं? बहुत सारे ब्यूरोक्रेट। तो क्या लिखा हुआ? दीज मिनिस्ट्रीज आर हेडेड बाय मिनिस्टर and run by the officers of Indian Administrative Service, वही IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव। ये एडमिनिस्ट्रेटिव का एक कैपिटल कर लेना, और सर्विस का भी एक, एंड अदर सर्विसेज। इस सर्विस वर्ड कॉमन आ गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है एंड अदर सर्विस है।
अच्छा, कुछ कुछ मिनिस्ट्री में आईएएस के अलावा सर्विस के लोग भी होते हैं, वो क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल अभी आपके सामने आ जाएंगे अभी। क्लियर है? इनफैक्ट आपको बताऊं, सच्चाई ये है, अगर मिनिस्टर बहुत समझदार और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है तो कहने के लिए मिनिस्टर उस मिनिस्ट्री का हेड होता है, चलाते ही आईएएस लोग ही हैं। अच्छा, लालू जी जैसे अगर मिनिस्टर बन जाएं, और बने हैं कितनी बार। अच्छा, पास में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या लालू जी रेलवे मिनिस्टर नहीं बने? बने हैं। तो आपको ऐसे बहुत हैं। अच्छा, हमें लालू जी के बारे में थोड़ा सुनते हो ना लोग, सबको हंसी आती है, ठीक है, वो उतना बुद्धू नहीं जितना वो बनता है, उतना बुद्धू नहीं हो, वो जानबूझ के बनता है। क्यों? जनता की नब्ज पकड़ रखी, इससे वोट मिलता है। अच्छा, एक चीज बताइए, वो देखते ना आपको भोजपुरी भाषा में ज्यादा बोलता है। अच्छा, बिहार का लीडर है, अच्छा बिहार में कौन सी लैंग्वेज भोजपुरी बोली जाती है, तो क्या लोग रिलेट करते हैं, समझो ना, ये अपना आदमी है, हमारी भाषा में बात करता है, ये तरीका होता है, ये तरीका होता है, ठीक है। अच्छा देखो, ममता बनर्जी को हमेशा, ममता बनर्जी जानते हो ना, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, अच्छा हमेशा एकदम सिंपल कपड़ों में, ठीक है। केजरीवाल कभी देखा कि एकदम हाई फाई कपड़े पहन रखे? कभी भी देखो वही पैंट शर्ट लटकी हुई, ठीक है, नहीं ना, बाल में तेल वेल लगा के ऐसे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नाम भी पार्टी का था, आम आदमी पार्टी। अच्छा, वो रिलेट करना कि आम आदमी में से रिलेट करके भैया ये हमारे जैसा है, अंदर तो माल बहुत है, ममता बनर्जी के पास बहुत है, लेकिन पब्लिक को क्या था, बेवकूफ बनाने के तरीके होते हैं सब, कि भाई क्या होता है कि भैया हम तो आप जैसे ही हैं, तो लोग रिलेट, अच्छा आप जैसे रिलेट करते हैं जिसमें आप अपने आप को देखते हैं, कि आप उससे जुड़ते नहीं जुड़ते, तो यही चाह रहे हैं पॉलिटिशियंस। तो गेम होती है, सब तरीका होता है कि साहब कैसे लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, ठीक है। देखिए, पहला आपका तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हिंदी बोलते हैं वित्त मंत्रालय। क्या बोलते हैं? वित्त मंत्रालय। इज अ मिनिस्ट्री विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बता रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारी मिनिस्ट्री को मिला के, ठीक है। एंड कंसर्न, ये किस किसी को देखती है? कंट्री की पूरी इकोनॉमी इनके अंडर आती है। अच्छा, इकोनॉमी में क्या टैक्सेशन आता है? बिना टैक्सेशन इकोनॉमी चल सकती है क्या? तो पूरा टैक्सेशन इनके। बैंकिंग, बैंकिंग का इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। इकोनॉमिक्स पढ़ते हो यार, तुम्हें तो इकोनॉमिक्स पढ़ाना है 11th-12th में, ठीक है, अभी भी पढ़ रहे हो फाउंडेशन में। तो बिना बैंकिंग इकोनॉमी चल सकती है क्या? तो पूरा बैंकिंग सेक्टर का। अच्छा, बैंकिंग का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई रिपोर्ट्स टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आरबीआई किसको रिपोर्ट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका तक क्या ऊपर, उसके भी ऊपर कौन बाप कौन बैठा हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा, आरबीआई का जो गवर्नर है वो किसको रिपोर्ट करता होगा? फाइनेंस मिनिस्टर को। किसको रिपोर्ट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर को, ठीक है। अच्छा, कंट्री के साथ इकोनॉमी पूरे इस मिनिस्ट्री के थ्रू चलती है, तो कैसे थे पूरी कंट्री की ट्रेजरी, एक तरह से क्या है ट्रेजरी, ट्रेजरी में जहाँ खजाना होता है, पैसा होता है, ठीक है। एक तरह देखा जाए कंट्री की पूरी ट्रेजरी का काम कर रही है दिस मिनिस्ट्री। इसलिए बोलते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। इन पर्टिकुलर इट कंसर्न इटसेल्फ विद, ये तो जनरल बात कर रहे हैं। अब टैक्सेशन देखता है, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स रिलेटेड लॉज होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन में बैंकिंग लॉ सब आ जाएंगे, हाँ है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट। अच्छा, कैपिटल मार्केट सुना हो, रेगुलेटर कौन है? सेबी, सुना तो होगा, सेबी नाम तो सुना होगा। सेबी इज ऑल्सो रिपोर्टिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेबी इज ऑल्सो रिपोर्टिंग टू द, जैसे आरबीआई रिपोर्ट करता है वैसे सेबी भी किसको रिपोर्ट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ। अब सोचो जो शेयर मार्केट सुनते हो ना, कंपनी के पब्लिक इशू आ रहे हैं, ये आईपीओ पे सुनते हो, ठीक है, ये सब पढ़ोगे धीरे धीरे चीजें आएंगी आपको, ठीक है। फाउंडेशन में तो कम है, इंटर वगैरह में फाइनल में बहुत आएंगी, ठीक है। इसका मतलब ये सारी चीजें सेबी देख रहा है, और सेबी अल्टीमेटली रिपोर्ट किसको कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अल्टीमेटली पूरा कैपिटल मार्केट भी किस मिनिस्ट्री के अंडर जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कितनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है ये। सेंट्रल स्टेट के फाइनेंसेस। अच्छा, कई बार सुना होगा सेंटर, कई स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इतने पैसा दो, हमारे स्टेट में दिक्कत चल रही है, तो कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस, ट्रेजरी है ना। अच्छा समझो, एक ट्रेजरी का मतलब क्या होता है? सारा खजाना वहाँ है, तो खजाने पे जो बैठा हुआ वही डिसाइड करेगा ना सब क्या करना है क्या नहीं। तो क्या उस हिसाब से क्या बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यूनियन बजट अभी बताता, जो बजट आता है। एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, एज ए चार्टेड अकाउंटेंट मेनी ऑफ योर डे टू डे वर्क लाइफ, मतलब आपके लिए बताया जा रहा है। क्यों ये मिनिस्ट्री के बारे में हमको जानना जरूरी है, ये क्या करते हैं?
कि आपके डे टू डे बहुत सारे वर्क के इस मिनिस्ट्री के पॉलिसीज के हिसाब से आपको इम्पैक्ट करेंगे। बजट आते ही क्या आप जैसे पहले टैक्स में क्या क्लाइंट को गाइडेंस दे रहे थे, कंसल्टेंसी दे रहे थे, क्लाइंट का काम कैसे हैंडल कर रहे थे, क्या तरीका बदल जाएगा बिकॉज ऑफ चेंजेज इन द बजट थ्रू द चेंजेज इन टैक्सेशन थ्रू द बजट? ये सुनो, तो इसका मतलब अल्टीमेटली सीए के बोलते हैं ना, जब बजट आता है ना, जितने भी हिंदुस्तान के चार्टेड अकाउंटेंट कान लगा के बजट में क्या आया समझते हैं, उस पर सेमिनार अटेंड करते हैं, उसकी एनालिसिस होती है कि बजट में ये इसका इम्पैक्ट ये आएगा, क्योंकि उस सारी चीज़ें आपके कामकाज में इफेक्ट डालेगी, कर लेगी इफेक्ट, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू बी अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। इसलिए आपको पहले से ही बताया जा रहा है कि यू शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। नेक्स्ट इज दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दैट इज द एमसीए। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, अरे इंडियन गवर्नमेंट पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक ही बात है। इट इज प्राइमरली कंसर्न, ये क्या देखती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। अभी बताया कंपनीज एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज, बहुत सारी कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, उनको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है एंड ऑल दैट, एंड उसके लिए एक नया लॉ पास हुआ है 2006 में, बहुत पुराना लॉ, सॉरी 2016 में। अब उसका नाम क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो ये रिसेंट लॉ है, इसकी भी एडमिनिस्ट्रेशन, इस लॉ में भी जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोले, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, it means responsible mainly for the regulation Indian enterprises, Indian enterprise Indian business, ठीक है, इंडियन बिजनेस कॉर्पोरेट फॉर्म में जो है उनको रेगुलेट करना। अच्छा, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल मतलब जहाँ गुड्स बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सर्विस सेक्टर। अच्छा, कोई कंपनी हो, चाहे गुड्स से रिलेटेड हो चाहे सर्विस, कंपनी है ना, अल्टीमेटली सारी कंपनी कौन रेगुलेट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। द मिनिस्ट्री मोस्टली रन बाय सिविल सर्वेंट्स ऑफ द ICLS कैडर। ICLS का फुल फॉर्म लिख लो, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। ICLS का फुल फॉर्म लिख लो, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। अच्छा, कॉर्पोरेट लॉ में है ना, कंपनीज एक्ट तो आता ही है, इसके अलावा और भी, मतलब नाम से क्या लग रहा है, लॉ रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, और भी बहुत सारे एक्ट आते हैं, जैसे आपको कैपिटल मार्केट के जितने लॉज है सेबी वाले, वो भी कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट है, कंपनीज एक्ट उसका पार्ट है। एक लॉ सुना फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये भी कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट है। तो कॉर्पोरेट लॉ बहुत वाइड टर्म है, क्या बहुत वाइड टर्म है। तो कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड आपको एक सर्विस है, उसका नाम क्या है, ICLS। अच्छा, एक चीज बताओ, जो लोग बोलते हैं, सुनते होगे सब, उसने IAS के एग्जाम दिए, सुना तो होगा। तो IAS के एग्जाम नहीं होते, लोग गलत बोलते हैं, सही क्या होता है, एक बॉडी है, उसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC, सुना तो होगा। आजकल तो बहुत आता है, वेब सीरीज बन गई कितनी सारी, ठीक है आपको, ठीक है ना, UPSC डायरीज फलाना क्या क्या बन गया, ठीक है। यूनियन पब्लिक इस बॉडी। अच्छा, ये इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट के साथ जो अलग अलग जो रेडियस रोड्स आती हैं, उसमें एक रोड है उसका शाहजहां रोड, उस रोड पे आप जाओगे ना, तो उसके आपको एंटर करोगे तो राइट साइड में आपको UPSC की बिल्डिंग नजर आएगी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो आपके ये इंडिया में, और ये जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जिसके थ्रू लोग IAS IPS बनते हैं, उस एग्जाम का नाम है सिविल सर्विसेज एग्जाम। क्या नाम है, एग्जाम का नाम क्या है, सिविल। लोग बोलते हैं IAS का एग्जाम, वो तो आम भाषा में कुछ भी बोलते रहो, एक्चुअली उसका नाम क्या है, सिविल सर्विसेज एग्जाम। कंडक्ट कौन कराता है, बॉडी का नाम क्या है, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, क्लियर है। अच्छा, बोलते हैं आपके बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कौन करा रहा है, CBSE, ICSE, अलग अलग बोर्ड्स हैं, ये सुनो, तो वो बॉडी कंडक्ट करा रही है, ठीक है। एग्जाम तो आपके बोर्ड एग्जाम है, तो उसी तरीके से यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी का नाम क्या है, UPSC, और जो एग्जाम है उसका नाम क्या है, सिविल सर्विस एग्जाम। अच्छा, इस एग्जाम को जो बच्चे पास करते हैं, जो भी पास करते हैं, तो अलग अलग गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। एक उसमें सबसे नॉर्मली जो सबसे लोग टॉप प्रायोरिटी जो होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो उसमें जो सेलेक्ट होता है क्या बनते हैं, IAS, ठीक है। अच्छा, IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू, IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो उसमें क्या होता है, रैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जिसकी सबसे टॉप पे रैंक, जैसे मान लिया उन्होंने एग्जाम्पल लेते हैं, टोटल मान लिया 800 बच्चे सेलेक्ट हुए एक साल, एक पर्टिकुलर एग्जाम, एक साल में एक ही बार रिजल्ट, फाइनल एग्जाम, 3 स्टेज होती है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड फिर इंटरव्यू। फाइनली जो एक लिस्ट एक साल में एक बार आपको बनते हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज, इसको बोलते हैं सिविल सर्वेंट, क्या बोलते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम पास करके बने सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो उसमें मान लिया 800 लोग सेलेक्ट हुए, तो हो सकता है वो 800 में से सिर्फ 40 IAS बने,
जो सब अपने टॉप रैंकर्स थे, तो रैंकिंग के हिसाब से सर्विस मिलती है। तो बहुत सारी सर्विस है, इट्स नॉट ओनली आईएएस। लोग आम भाषा तो आईएएस के एग्जाम है, इट्स नॉट ओनली आईएएस। ठीक है, उसी में एक सर्विस क्या है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस है। अच्छा, इसमें जो लोग सेलेक्ट होते होंगे, क्या उनकी ग्रूमिंग, उनकी जो ट्रेनिंग होती होगी, क्या कॉर्पोरेट लॉ में ट्रेनिंग होती होगी? अल्टीमेटली यू आर बिकम द गोइंग टू बिकम द इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ऑफिसर्स, ये सुनो। तो उनकी ग्रूमिंग, जो ट्रेनिंग वेनिंग होती है सिलेक्शन के बाद। अच्छा, जो आईएएस में सेलेक्ट होता होगा, क्या उसको एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिखाया जाता होगा? ट्रेनिंग होती होगी ना। अच्छा, जो आईपीएस में सेलेक्ट हुआ, क्या उनकी पुलिस की ट्रेनिंग होती होगी? ये सुनो, इसका जिस तरह की सर्विस में आपका सिलेक्शन हुआ, क्या उसके हिसाब से ट्रेनिंग होती होगी? ये सुनो। तो वैसे कॉर्पोरेट लॉ में अगर आपको सिलेक्शन हुआ तो आपकी ट्रेनिंग क्या होगी? कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड आपको ग्रूम किया जाता है आपको, सो दैट आप कल के दिन आईसीएलएस ऑफिसर बन सकें और वो काम को देख सकें। इज इट क्लियर? सुना को जो आईएएस सेलेक्ट होते हैं मसूरी में ट्रेनिंग होती है, सुना है? लबासना, उस इंस्टीट्यूट का नाम, जिस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होती है आईएएस लोग, उसका नाम क्या है? लबासना, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी करके नाम उसका, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग सिटीज में क्या, अलग अलग जो लोग को आपको सर्विसेज में सेलेक्ट होते हैं, उनके ट्रेनिंग सेंटर बने, उनके क्या बने हुए हैं? ट्रेनिंग सेंटर्स। नाउ तो ये, क्योंकि नाम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो क्या ये कॉर्पोरेट अफेयर्स सारे देख रही है, तो उसके लिए अलग से एक सर्विस बनी हुई है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। ये भी सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू आते हैं। एंड जो आईसीएलएस में सेलेक्ट होते हैं सर्विस में, क्या उसके ऑफिसर्स इस मिनिस्ट्री में काम करते हैं अंडर द मिनिस्टर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट डे क्या लिखा हुआ है? दीज ऑफिसर्स आर इलेक्टेड, आगे लिखा ना मैंने पहले बताया, दिस ऑफिसर इलेक्टेड, जो आईसीएलएस कैडर के जो सर्विसेज के जो ऑफिसर है, दे आर इलेक्टेड टू द सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्टेड बाय द यूपी। मैंने पहले बताया था, यूपीएससी कंडक्ट करती है, एग्जाम का नाम क्या है? सिविल सर्विस एग्जाम। अच्छा, जो आईएसएलएस के जितने ऑफिसर होते हैं, उसमें जो हाईएस्ट पोस्ट होती है उसका नाम क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। क्या लिखा हुआ? द हाईएस्ट पोस्ट, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, डीजी, इज द फिक्स एट द एपेक्स लेवल। एपेक्स मींस हाईएस्ट, एपेक्स का मतलब होता है हाईएस्ट, लिख लो, एपेक्स का मतलब हाईएस्ट। नाउ आई मूव ऑन टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गृह मंत्रालय। क्या बोलते हैं? अच्छा, ये क्या लॉ एंड ऑर्डर देखती है, ये सुनो, इंडिया। अच्छा, एक बोलते हैं ना, इंडिया के अंदर इंटरनल जो चीजें हैं, इंटरनल जो सिक्योरिटी है। अच्छा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है, इंटरनल। अच्छा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या डिफेंस देखती है? अच्छा, वो क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है? किस बात है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो जो इंटरनल सिक्योरिटी की जो जितनी है वो, अच्छा, इंटरनल सिक्योरिटी में पुलिस आती है, और उसके अलावा जितना सुना होगा आपने, सब ब्लैक कैट कमांडो सुना होगा, ऐसे जितने भी हैं आपको, जितने अलग अलग और भी सुनोगे, सब अलग अलग सिक्योरिटी, सब किसके अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम। हाँ, ये कि अलग अलग स्टेट की होम मिनिस्ट्री, लेकिन कुछ कुछ सेंट्रल लेवल पे होते हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं? सेंट्रल लेवल पे। सुना होगा आपके सीआरपीएफ, सुना है? पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये फिर सेंटर की मिनिस्ट्री होम अफेयर्स के अंदर आता है। किसके आता है? सेंट्रल की होम मिनिस्ट्री के अंदर आपको आता है। सुनो, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ, सुना होगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, वो किसके अंदर आता है? इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या है? इंटर, आपने वो सुना होगा, क्या बोलते हो, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एनएसजी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, एनएसजी। अच्छा, ये एनएसजी, ये सब ये क्या है अल्टीमेटली, लेकिन जो स्टेट लेवल की जो पुलिस है, वो हर एक स्टेट की होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं। बताया ना, पुलिस इज स्टेट सब्जेक्ट। लेकिन अगर एनएसजी है या सीआरपीएफ है या आरपीएफ है, ये फिर नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे डील होता है। देख क्या लिखा हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ऑल्सो कॉल्ड गृह मंत्रालय हिंदी में, इज अ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। As an interior ministry, it is looking after the security of the entire country, internal, external, both only internal. External के लिए कौन है? डिफेंस है। डिफेंस किसको रिपोर्ट करती है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। As an interior ministry of the India, it is mainly responsible for maintaining internal security and domestic policy. The home ministry is headed by Union Minister of Home Affairs. That is right now कौन है? मिस्टर अमित शाह, ठीक है। Now Ministry of Law and Justice, Ministry of Law and Justice. इन बच्चों को करके फायदा में नहीं होगा ना, बीच में वो गैप आ गया, वो इनको तो गूगल ड्राइव में ले लेंगे। चलो कोई बात नहीं, जो देख सकते। अच्छा, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है क्या करती समझिए, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। ये क्या करती समझिएगा। अच्छा, मान लिया इनकम टैक्स एक्ट है, उसके जगह कोई नया एक्ट आने की बात चले, हो सकता है।
जो कंपनीज एक्ट 1956 उसकी जगह नया आ गया ना, कंपनीज एक्ट 2013। तो कल के दिन नया इनकम टैक्स, और ऑलरेडी चल रहा है, मतलब मैंने ऐसे एग्जाम्पल नहीं, चल रहा है, चलता रहता है, सब नए लॉज आते रहते हैं, ठीक है। तो क्या पहले उसका बिल बनेगा? अच्छा, ये इनकम टैक्स किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अभी बताया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको जो उसका बिल तैयार करवाएगी वो डायरेक्टली खुद नहीं, उसके लिए उसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ काम यही है कि जो बाकी जितनी मिनिस्ट्रीज हैं उनको लीगल मैटर्स में हेल्प करना, उनको लीगल मैटर में हेल्प करना। तो क्या इस मिनिस्ट्री के अंदर जो ऑफिसर्स बैठते होंगे, क्या वो सब लीगल एक्सपर्ट होते होंगे? ये सुनो, उनकी लीगल की अच्छी खासी बैकग्राउंड होगी, ये सुनो। तो एक्चुअली इस मिनिस्ट्री का काम यही है कि बाकी सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, अच्छा हर मिनिस्ट्री कोई ना कोई लॉ को देख रही है, क्या होता है ना, लॉज आर इम्प्लीमेंटेड बाय हुम? एग्जीक्यूटिव बॉडी। और अगर सेंट्रल लॉज है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का था ऑल द में। अच्छा लॉ मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस इनिशिएट कौन करता है? बिल, सरकार। तो सरकार का मतलब अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग लॉ, अगर किस तरह का लॉ आ रहा है, क्या डिपेंड करता है वो लॉ कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, क्या वो मिनिस्ट्री उसका बिल तैयार करवाएगी। लेकिन हर मिनिस्ट्री को क्या लीगल की समझ है? तो उसके लिए हेल्प किसकी लेती है? किसकी लेती है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस एंड लॉ एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। क्योंकि आपको किसी लीगल मैटर पे आपको कोई गाइडेंस चाहिए, ठीक है, कंसल्टेंसी चाहिए, तो किससे लेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। आप कोई नया लॉ बनवाने का बिल प्रपोज कर रहे हैं, तो बिल बनेगा क्या प्लेन लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में? लीगल। तो इसके लिए इनके पास एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। और इसके बाद अलग अलग मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर भी कई सारे डिपार्टमेंट है। क्या है? कई सारे। अच्छा, एक तो मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री के अंदर भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो क्या वन मिनिस्ट्री या लॉट ऑफ डिपार्टमेंट? ये सुनो, तो जैसे इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। क्या नाम है? उसका काम क्या है? कोई भी अदर मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनवाने की बात कर रही है, प्रपोजल लेकर बिल, तो उसको बनाने में हेल्प कौन करता है? लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। क्लियर है? एक आपको डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स इसी मिनिस्ट्री के अंदर, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट वन डिपार्टमेंट। दूसरा डिपार्टमेंट क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। उसका काम क्या है? कोई भी मिनिस्ट्री किसी मैटर पे अगर कोई लीगल एडवाइस चाहिए, तो लीगल एडवाइस किसी कौन हेल्प करता है? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। ठीक है, अलग अलग में। एक इसके अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, 3 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट जस्टिस वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो कोऑर्डिनेशन कोर्ट्स के साथ करना है कोई भी चीज। अच्छा, कोर्ट्स में जो जजेस अपॉइंट होते हैं, क्या उसमें भी गवर्नमेंट का रोल होता है? हाँ है ना? तो ये कोऑर्डिनेशन करना था, सारा कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट की तरफ कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो 3 डिपार्टमेंट कौन कौन से हो गए? लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, वो कैसा काम क्या है? जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री किसी पर्टिकुलर लॉ बनवाना है, उसका प्रपोजल तैयार करना है, तो उसकी लीगल लैंग्वेज तैयार करनी है, तो कौन हेल्प करता है? लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। अगर कोई भी मिनिस्ट्री को कोई लीगल मैटर में एडवाइस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो किसकी हेल्प लेते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। एंड तीसरा, कोर्ट्स के साथ गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन बिठानी है, इसके लिए क्या है? वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। इसका कह सकते हैं लीगल मैटर में क्या अलग से एक मिनिस्ट्री जिसका काम है बाकी मिनिस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या करना? सपोर्ट प्रोवाइड करना। जैसे मैं ऐसा एक सिमिलर से एग्जांपल देता हूं, आप किसी भी कंपनी में चल जाओ, आप समझते हो इस चीज को, क्या उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते होंगे? हाँ है ना? अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, ये सुनो, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सुनो, HR वाले हैं, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अच्छा, आज के दिन कोई भी कंपनी है, उनमें जो काम होता है, क्या उसमें टेक्नोलॉजी पूरी यूज होती है? हाँ है ना? अच्छा, क्या हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज है? अच्छा, आपको लगता है जो बंदा फाइनेंस का है, जो बंदा आपको लीगल का है, सबको जरूरी कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हो? भाई टेक्नोलॉजी यूज करना जानते हैं, जैसे उनके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, सुनोगा आपको एक कंसेप्ट होता है, लोकल सर्वर होता है। क्या सारे वो ऑफिस में जो लैपटॉप्स वगैरह दिए जाते हैं, क्या उन सब लैपटॉप का डेटा इंटरकनेक्ट भी हो जाता है? सुना होगा, जो ऑफिशियल लैपटॉप होते हैं, जो क्या होते हैं? ऑफिशियल लैपटॉप। अब सुना, लोकल सर्वर पे सारा एक लोकल सर्वर बनाया जाता है। अब उस सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपको लगता है कि सबको लीगल डिपार्टमेंट का बंदा या फाइनेंस का बंदा उसको हैंडल कर लेगा? तो क्या होता है उसके लिए? क्या एक IT टीम भी होती है? तो इसका IT टीम क्या कोई फंक्शन डिस्चार्ज अलग से कर रही है या बाकी डिपार्टमेंट को IT सपोर्ट दे रही है? बाकी डिपार्टमेंट को IT सपोर्ट दे रही है, ठीक है। तो उसी तरीके से कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ क्या कर रही है? लीगल सपोर्ट दे रही है। किसको? बाकी सारी मिनिस्ट्री को, कि भाई लीगल से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, हम एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ये सुनो, वो लीगल सपोर्ट दे रही है। भाई आपको कंसल्टेंसी चाहिए, हेल्प चाहिए, ठीक है, या आपको कोई नया लॉ ड्राफ्ट करवाने, प्रपोजल तैयार करना, बिल, ठीक है,
या कोर्ट्स के साथ कोई कोऑर्डिनेशन करना है, ये सारी चीजें कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो इट्स प्रोवाइडिंग लीगल सपोर्ट टू हुम? ऑल द मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? देखिए क्या लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज ए कैबिनेट मिनिस्ट्री। इट डील्स विद द, अच्छा एक चीज समझते हो, ये भी मेरे को टर्म चल हुआ तो मैं बता दूं आपको, ठीक है? जैसे एक एक मिनिस्ट्री के अंदर ना, मैं यहां बताता हूं आपको। देखिए एक कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, सुनिएगा, बहुत लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिनिस्ट्री है, उसमें एक मिनिस्टर होता है कैबिनेट रैंक, और एक दूसरा मिनिस्टर होता है, उसको बोलते हैं स्टेट रैंक। और स्टेट का मतलब ये मतलब ना किसी राज्य का मंत्री है, ये मत समझिए। स्टेट का मतलब क्या है? डिफरेंट है। इसको ये समझ लिए, ये सीनियर है और ये जूनियर है, दोनों ही मिनिस्टर हैं। तो कई बार आम बस सब ऐसे ही बोलते हैं कि सीनियर मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम। जैसे अभी जो अमित शाह है, वो क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट रैंक है। अच्छा, होम मिनिस्ट्री के अंदर एक वो स्टेट रैंक का मिनिस्टर भी है, तो वो किसको रिपोर्ट कर रहा है? और या कई बार ऐसा होता है कि साहब अमित शाह मान ली इंडिया से बाहर हैं, ठीक है, कुछ चीजें फैसले लेने हैं, तो क्या उसकी एब्सेंस में क्या स्टेट रैंक मिनिस्टर भी फैसले ले सकता है? ये सुनो, तो एक कैसे उसको सपोर्ट करने के लिए एक नीचे भी एक रैंक मिनिस्टर बना देते हैं, उसको होते हैं स्टेट। तो आपको स्टेट रैंक मिनिस्टर। तो कुछ कुछ मिनिस्ट्री ऐसी होती हैं जी, अब ज्यादातर मिनिस्ट्री ऐसी होती है दोनों मिनिस्टर होंगे, दोनों मिनिस्टर होंगे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये सुनो, अच्छा ये समझो सीनियर है और ये क्या है? जूनियर है। अच्छा ऐसे बोलते हैं कि जब किसी का नाम लिया मिस्टर ए, ऐसे बोलते हैं मिस्टर ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ऐसे बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। समझ आया? इस अर्थ क्या है? फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये कैबिनेट मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है, स्टेट लेवल का। जैसे उसका नाम सुना, अनुराग ठाकुर। अनुराग, आई थिंक स्पोर्ट्स में तो अलग है, आई थिंक उसके अलावा वो सब फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर, मुझे चेक करना पड़ेगा, इस पहले तो वही था, चेंज नहीं हो गया हो। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर वो निर्मला सीतारमन के अंडर भी काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका वहां पे क्या है? निर्मला सीतारमन क्या है? कैबिनेट रैंक मिनिस्टर है, एंड अनुराग ठाकुर उसके अंदर क्या है? स्टेट रैंक मिनिस्टर। तो ऐसे भी टर्म यूज करते हैं, तो ये पता होना चाहिए क्या चीज है। हाँ, एक चीज और मैं बताता हूँ, इसके अंदर कुछ मिनिस्ट्री ऐसी होती है जहां पे आपको लगता है सरकार को कि इतनी बड़ी मिनिस्ट्री नहीं है और इतना ज्यादा काम नहीं है, तो उसके अंदर वो कैबिनेट रैंक मिनिस्टर बनाते ही नहीं है, खाली क्या बनाते हैं? स्टेट रैंक का मिनिस्टर, ठीक है? और अच्छा, जब खाली स्टेट रैंक है तो क्या वो किसी को रिपोर्ट कर रहा है ही नहीं, कोई कैबिनेट मिनिस्टर उसके अंदर। तो उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे जब मान लो मिस्टर बी है, ऐसे मिस्टर बी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ब्रैकेट में लिखते इंडिपेंडेंट चार्ज। मतलब क्या हुआ? क्या वो स्वतंत्र है? यस और नो, ही इज नॉट रिपोर्टिंग टू एनीवन। है स्टेट लेवल का, क्योंकि कैबिनेट रैंक मिनिस्टर की फैसिलिटी अलग होती है, स्टेट रैंक की फैसिलिटी अलग होती है, वो सब तो मिलेगी वही फैसिलिटी जो स्टेट वाली है, स्टेट रैंक मिनिस्टर की। लेकिन आप इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या हुआ? आपका कोई सीनियर नहीं है उस मिनिस्ट्री में, कोई आपका कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर ही नहीं है। तो जो छोटी मोटी मिनिस्ट्री होती है उसमें ऐसे भी क्या आता है। तो ये सबसे सुनते हो तो सब मतलब क्या है, समझना चाहिए एग्जैक्टली वो क्या कह रहा है। अभी है ना, अभी जितनी चीजें मैंने आपको 2-4-5 पिछले 3-4 क्लासों में बताई है, चांस की बात है आपके लिए, एक गुड अपॉर्चुनिटी है कि सारी चीज को अप्लाई करके दे सकते हैं। कि अभी इलेक्शंस होने शुरू होने वाले हैं, हाँ है ना? तो अखबार पता है ना, अखबार थोड़ा पढ़ना शुरू करो, तो इलेक्शंस में क्या चीजें हो रही हैं, टीवी में न्यूज देखो, ठीक है? वो सारी चीज को ट्रैक करना, इलेक्शन में क्या हो रहा है। फिर सरकार, अच्छा इलेक्शन के बाद लोकसभा के थ्रू क्या सरकार बनेगी, सरकार बनेगी तो क्या मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे, हाँ या ना? सरकार बनेगी, सरकार का मतलब क्या है? मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखना उसमें कुछ कैबिनेट रैंक मिनिस्टर बनेंगे, कुछ स्टेट, कुछ और स्टेट बनेंगे इंडिपेंडेंट चार्ज। तो देखना सब आएगी इन्फॉर्मेशन, अभी 2 महीने के अंदर आपको सब देखने मिल जाएगा, जो 3 चीजें मैंने बताई है। अभी भी देख सकते हो कि ऑलरेडी कौन कौन मिनिस्टर है, ठीक है? ये तो एकदम अभी नए बनेंगे, फिर से सरकार बनेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, सब देखना कि साहब। अच्छा, जब आपको फाइनली जिस दिन सरकार बनेगी, आई थिंक
4 जून को शायद आपको आ रखा है, 1 जून लास्ट इलेक्शन वोटिंग है, 4 जून को सरकार बनेगी। देना उसके बाद अब इलेक्शन, वो लोग शपथ ग्रहण समारोह ना, सब ओथ सेरेमनी होगी, तो उसके अंदर देखना सब अलग अलग मिनिस्टर, तो बताया जाएगा कौन कैबिनेट है, कौन स्टेट है, कौन इंडिपेंडेंट चार्ज, स्टेट है लेकिन इंडिपेंडेंट चार्ज है। अब ये जो यहाँ जो लिख रहा है ये कैबिनेट, इसका मतलब क्या ये ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर होगा ही होगा? ये सुनो, ऐसा ये होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता खाली इसमें स्टेट लेवल का मिनिस्टर नहीं चलेगा। अच्छा, जहां कैबिनेट है साथ में क्या होगा? स्टेट वाला भी होगा। लेकिन कुछ होते हैं जो खाली स्टेट वाले होते हैं, मतलब स्टेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं। लेकिन ये मैं बार बार, स्टेट का मतलब किसी राज्य से मतलब लिंक कर देना, ये वो राज्य का मंत्री नहीं है, ठीक है? मतलब ये समझो जूनियर मिनिस्टर है और कैबिनेट मिनिस्टर क्या है? सीनियर मिनिस्टर। The Ministry of Law is the government of India is a cabinet ministry. It deals with what? Management of legal affairs through the legislative department. Legislative department क्या काम करता है? मैंने क्या बताया था? जो अलग अलग मिनिस्ट्री को अगर किसी पर्टिकुलर लॉ पे प्रपोजल तैयार करना, बिल तैयार करना, तो किसके हेल्प लेते हैं? किसके हेल्प लेते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ, किसके हेल्प लेते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ की, लॉ में किसकी? द लेजिस्लेटिव। नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट कंसर्न विद ड्राफ्टिंग ऑफ प्रिंसिपल लेजिस्लेशन। क्या लॉज को लेजिस्लेशन बोलते हैं? फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अलग अलग मिनिस्ट्री को आपको जो लॉज ड्राफ्ट करवाने होते हैं, तो किसकी हेल्प लेती है? द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। समझ आया? अच्छा, फिर लिखा लेजिस्लेटिव एक्टिविटी थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। डिपार्टमेंट लीगल अफेयर्स क्या करता है? देखिए लिखा हुआ है द डिपार्टमेंट लीगल अफेयर्स कंसर्न विद एडवाइजिंग द वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये आपको ड्राफ्ट करने में हेल्प कर रहा है या एडवाइस करने में? कंसल्टेंसी, एडवाइस, ठीक है। और जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है वो ड्राफ्ट, आपके लिए बिल ड्राफ्ट करने में। आपको कई बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने अपना एक बिल बना लिया किसी, फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भेजती है, भाई आप चेक कर लीजिए कमी तो नहीं है, ये सुनो कमी तो आप सुधार दीजिए। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में ये कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा? लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। कौन देखेगा? लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। एंड लास्ट लिखा हुआ द एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस इंडिया थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मतलब कोर्ट्स वगैरह के साथ जो कोऑर्डिनेशन करना एंड ऑल दैट, जजेज अपॉइंट करने, वो सारे इसके थ्रू होते हैं। इस 3 डिपार्टमेंट हो इसके अंदर, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। अच्छा, ये सब पढ़ने से क्या कुछ कुछ चीज़ें समझ आती है कि सब कैसे कैसे काम होता है, कैसे सरकारें चलती हैं, कैसे चीज़ें होती हैं, ये सब पता लग रहा है। जैसे ये बच्चा बोलता था कि उस दिन मैं मेट्रो में कोई बात करता है अपने फ्रेंड के साथ जाता, अगल बगल वाले सुन रहे थे, उनको भी लग रहा था हाँ बात बच्चा सब सही बोल रहा है। मतलब देखो यही रियल मेच्योरिटी, रियल पढ़ाई है कि हम ज़्यादा चीज़ों को समझे हाउ द सोसाइटी वर्क्स। अल्टीमेटली हमें भी तो सोसाइटी का पार्ट बनना है। अच्छा, एक स्टेज होगी जहाँ आपको सारे फैसले अपने लिए, क्या अपने इंडिपेंडेंटली लेने होंगे। अभी तो आपके फैसले ज़्यादातर क्या पेरेंट्स लेते हैं, छोटे मोटे फैसले आप ले सकते हो, देखिए मेजर जितने फैसले आपके यहाँ पे कौन लेते हैं? आपके पेरेंट्स। लेकिन स्टेज आएगी ना जहाँ पे आपके सारे मेजर फैसले आपके क्या होंगे? आपको खुद लेने होंगे। तो क्या उसके लिए समझ भी तो डेवलप होनी चाहिए कि साहब तभी तो आप सही फैसले ले पाएंगे, नहीं तो सही फैसले नहीं ले पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज आपको दे रखी थी, जस्ट कि भैया एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको इन मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रोफेशन को इम्पैक्ट, इनके जो काम है ये जो करते हैं इससे आपके प्रोफेशन पे इम्पैक्ट आता है एंड आपकी वर्किंग पे इम्पैक्ट आता है। दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट कि व्हाट दिस मिनिस्ट्रीज आर ऑल अबाउट, व्हाट दे डू एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस, एंड ये आपको पता। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं, ठीक है। अब जो रेलवे मिनिस्ट्री है, अब रेलवे मिनिस्ट्री क्या करती है, उससे सीए के प्रोफेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। डिफेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, सीए प्रोफेशन को इम्पैक्ट पड़ता नहीं। तो उन सब के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की है, खाली वो चीज़ रखी है आपके सिलेबस में जो ज़्यादा आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। इज दैट क्लियर? नाउ वी कम टू द थर्ड विंग। थर्ड विंग क्या है? जुडिशरी। क्या है? जुडिशरी। तो हमने पहले लेजिस्लेचर की बात की, फिर एग्जीक्यूटिव की बात की, और थर्ड क्या है? जुडिशरी। अच्छा, जुडिशरी में सारे कोर्ट्स आते बताया था, काम क्या है? इंटरप्रेट द लॉज व्हेनेवर देयर इज अ डिस्प्यूट एंड रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट। मैं ऑलरेडी सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कई बच्चों से इतने पेज बचे हुए हैं, बेटा बेस सारा बन चुका है, बता ना, बेस बना, फ्लोर खींचने में टाइम नहीं लगता। अच्छा, स्टार्टिंग से मैंने खाली लेजिस्लेचर की बात की, सारी कुछ बताया था। हाँ, लेजिस्लेचर थोड़ा ज्यादा डिटेल में कि स्टार्ट वहां से सब कुछ होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, जुडिशरी की बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन, when there dispute between citizens or between citizens and the government। अच्छा, दो सिटीजन के बीच झगड़ा हो, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा हो, मकान मालिक किराएदार के बीच झगड़ा हो, तो इसके बीच में बिटवीन टू सिटीजन्स है ना। अच्छा, क्या सरकार और सिटीजन के बीच में झगड़ा हो सकता है? जैसे बता रहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस भेज दिया, आरओसी ने कोई नोटिस भेज दिया कि आपने गड़बड़ की, आप बोलते मैंने गड़बड़ नहीं की, क्या झगड़ा हो गया? मैटर कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा।
It may dispute can be between two citizens. It can be between citizens and the government. Government means executive body. Yes or no? These disputes are resolved by the judiciary. Solve कौन करता है? Judiciary solve करती है. In the hierarchy of court, जो hierarchy के top to bottom, सबसे ऊपर कौन है? Supreme Court is at the top, followed by the high courts and then district courts. Clear है? The decisions of the high court are binding in the respective state. और जिस स्टेट के आप हाई कोर्ट हैं उस स्टेट के आपके जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं उन पे क्या है? हाउस स्टेट के हाई कोर्ट का डिसीजन क्या है? बाइंडिंग. क्या ये प्रेसिडेंट की बात कर रहा है? क्या ये प्रेसिडेंट की बात कर रहा है? कॉमन लॉ बताया था, ये सुनो. बट ओनली, अब देखो, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो जरूरी है कि साहब आप लोग कानपुर अलीगढ़ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फॉलो करें? नहीं. लेकिन उसको मानना चाहे तो माने, नहीं माने. परसुएसिव मतलब क्या है? आपको मतलब हमने एक बोलते हैं यू हैव टू डू इट, यू मस्ट डू इट. और बताइए यू मे डू इट, यू शुड डू इट. तो शुड और शैल में फर्क होता है. शुड का होता है हम खाली एडवाइस करें कि आपको ऐसा करना चाहिए, बाकी करो या ना करो आपकी मर्जी. ये सुनो. तो वैसे बोलते हैं जो अदर स्टेट्स के जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, आप जिस स्टेट के हाई कोर्ट हैं, आपके स्टेट के जो लोअर कोर्ट्स हैं उन पे तो आपका फैसला बाइंडिंग होगा, आपके लिए प्रेसिडेंट का काम करेगा. लेकिन अदर स्टेट्स के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, क्या उसके लिए एक दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट का फैसला क्या बाइंडिंग हुआ? खाली क्या परसुएसिव नहीं चाहिए. बताओ शुड वाली बात है कि आप कर सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है, बाकी आपकी चॉइस है. क्या लिखा हुआ? बट आर ओनली परसुएसिव इन द अदर स्टेट. मतलब अदर स्टेट्स के लिए खाली एक परसुएसिव है, उनको परसुएट करने के आपको ऐसा करना चाहिए कि दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट ने है तो आपका सीनियर ही, लेकिन डायरेक्टली आप उसके अंडर नहीं आ रहे हैं. लेकिन आप माने ना माने उनकी मर्जी. तो कई बार क्या होते हैं वकील लोग जो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट देते हैं, जैसे मतलब एग्जाम्पल दो, दिल्ली में किसी 30,000 में आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो दिल्ली 30,000 दिल्ली का वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है. अब मान लिया वो जो लॉयर आर्गुमेंट देके अपनी बात प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, और वैसा ही वैसा मैटर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कभी डिसाइड कर रखा है. समझ में आ रहा है? या बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है. तो देखा जाए 30,000 का उनसे कोई मतलब है वैसे नहीं. लेकिन वो कई बार कोर्ट करते हैं कि साहब वो जज जो लॉयर है कोर्ट करेगा कि साहब बॉम्बे हाई कोर्ट में ऐसा है, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया था. जस्ट बताने के लिए साहब ऐसा हुआ था, बाकी 30,000 उसको फॉलो करे या नहीं करे वो मर्जी है. परसुएट कर सकते हैं हम. अच्छा वो वकील बोल के क्या कर रहा है? परसुएट करने की कोशिश करके आप इसको मानना आपको चाहिए, बाकी वो मान. अच्छा मतलब किसी को हम परसुएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं? उसको मना रहे हैं ना कि भाई मान जाओ, ठीक है. तो वही वाली बात है कि साहब वो अपने कोर्ट कर देते हैं कि भाई ये ऐसा हुआ था, लेकिन वो कोर्ट लोअर कोर्ट माने या ना माने उसकी मर्जी है. इज इट क्लियर? तो लॉयर्स आर्ग्यू करते हैं भाई क्या दूसरे स्टेट का हाई कोर्ट ने ऐसा डिसाइड किया. एक रिस्पेक्ट भी होती है ना कि साहब हम डायरेक्टली उसके अंडर नहीं आ रहे, लेकिन है तो हाई कोर्ट ही ना, तो कहीं ना कहीं हमारे सीनियर ही वहां बैठे हुए हैं. देखिए क्या लिखो, द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द हाई कोर्ट्स. एंड हाई कोर्ट्स का एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी लिख लो कि कंफ्यूज हो. कई बच्चे बाद में पूछेंगे सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाइंडिंग नहीं है. बता था सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या लॉ ऑफ द लैंड होता है. इट्स बाइंडिंग ऑन एवरीवन एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग नहीं होता. द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिख लीजिए, हाई कोर्ट के आगे लिख लो एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. इन फैक्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन फाइनल वर्ड ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री है, तो ऑब्वियसली फाइनल वर्ड है, उसके ऊपर कुछ है नहीं. इज इट क्लियर? अब जुडिशरी के फंक्शन देखिए. द फंक्शन ऑफ जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया आर रेगुलेशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट्स. अच्छा जितने भी एक्ट्स बने हुए हैं उसको इंटरप्रिटेशन करता है. अच्छा कई सारे लॉज कोड की फॉर्म में, जैसे इंडियन पीनल कोड, वो एक्ट है कोड है? कोड है. अभी बता इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है, क्या वो क्या है? कोड. अच्छा कई बच्चे सर एक्ट और कोड में क्या फर्क होता है? दोनों ही लॉज हैं, दोनों ही लॉज हैं. लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा खाली ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, आपको खाली ब्रीफली समझ लीजिए. कई बार क्या होता है कोई लॉ बनता है तो पहले से कई सारे लॉ को अबॉलिश करके एक लॉ में मर्ज कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कोड. क्या बोलते हैं? कोड. तो जब भी मल्टीपल लॉज को खत्म करके एक सिंगल लॉ बना देते हैं तो उसको कहते हैं कोड. जैसे अभी आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 रिसेंट बना हुआ, 2016 में बना है. अब ये पहली बार बना है, नहीं कि इससे पहले था, ऐसा नहीं है. इस तरह का लॉ पहली बार बना है 2016 में. ये आप फाइनल में पढ़ेंगे, मैं पढ़ाता हूँ आईबीसी भी, ठीक है. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 पहले कम से कम 10-12 लॉज थे, उनको खत्म करके मर्ज करके एक नया लॉ बनाया गया. तो नाम क्या रख दिया है? कोड. क्या रख दिया है? कोड. तो है ही भी लॉ, तो कुछ लॉज एक्ट के फॉर्म में, कुछ लॉज क्या है? कोड के फॉर्म में, ठीक है. एंड ये बेसिक डिफरेंस ऑफ बिटवीन द एक्ट एंड द कोड. तो सारे कोई भी है तो दोनों ही लॉ. ये सुनो, इसका था इन सबकी इंटरप्रिटेशन किसका काम है? जुडिशियल इन केस ऑफ. अच्छा इंटरप्रिटेशन करके वो क्या कर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहा है. ये सुनो क्या इंटर करने की बात है,
एक तरफ यू आर इंटरप्रेटिंग द लॉज, वेदर द लॉज आर इन द फॉर्म एक्ट और कोड, एंड दे वर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट। अच्छा बताए डिस्प्यूट किसके बीच में? टू सिटीजन्स, सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड प्रमोशन ऑफ फेयरनेस। अच्छा तो ये डिस्प्यूट को सॉल्व करके क्या वो फेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं? ये सुनो कि जिसका जो हक बनता है उसको हक दिलवा रहे हैं, जो गलत कर रहा है उसे गलत करने से रोक रहे हैं। तो क्या समाज में फेयरनेस को क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द जुडिशरी डूइंग दैट। तो प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग द सिटीजन ऑफ द लैंड, लैंड मीन्स कंट्री, ठीक है, पूरे कंट्री में सिटीजन के बीच में फेयरनेस। अच्छा कोर्ट समझते, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने क्या किया? गलत को रोका, सही को जस्टिस दिलवाया। तो अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं? अच्छा ये तीनों बातें इंटरकनेक्टेड नहीं है। एक तरफ लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और उससे क्या करें? डिस्प्यूट को सॉल्व करें। उससे क्या हो रहा है? लोगों में क्या हो रही है? फेयरनेस को हम प्रमोट, गलत ये नहीं वो गलत कर रहा है तो गलत होने दे रहे हैं, रोक रहे हैं उसे, जिसके अगेंस्ट गलत हो रहा है उसे जस्टिस दिलवा रहे हैं, उसे रेमेडी दिलवा रहे हैं। तो ये सब इंटरकनेक्टेड चीजें कि ऑन द वन हैंड यू आर इंटरप्रेटिंग द लॉज, देयर बाय रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट, देयर बाय प्रमोटिंग द फेयरनेस इन द सोसाइटी। इज इट क्लियर? अब तीनों कोर्ट्स के बने की बात तो आपको एक वन बाय वन देखिए। आपको पहले सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा ये मत बताना कि मैं आपको फास्ट पढ़ा रहा हूँ, फास्ट सब कुछ बता चुका हूँ पहले, खाली रीड आउट करवा रहा हूँ, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स, एपेक्स मतलब हाईएस्ट। क्या जुडिशरी में हाईएस्ट है ये? हाँ है ना, इसलिए कई बार सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट भी बोल देते हैं। कई बच्चा सर ये एपेक्स कोर्ट क्या होता है, उसको लगा कोई दूसरा ही कोर्ट कोई आ गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते थे? एपेक्स कोर्ट, बिकॉज हाईएस्ट है। एपेक्स का मतलब ही होता है हाईएस्ट। द सुप्रीम कोर्ट इज एपेक्स को बॉडी ऑफ द जुडिशरी। इट वॉज स्टैब्लिश ऑन 26 जनवरी 1950। क्या इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था? 26 जनवरी 1900। इस पर मैंने क्वेश्चन दिया था, अभी एक बार लेट मी कंप्लीट, ठीक है। देखिए इट वॉज स्टैब्लिश ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन चालू हुआ था उसी दिन हमारा सुप्रीम कोर्ट भी स्टैब्लिश हुआ था। साथ मतलब पहले से सारी तैयारी कर दी होगी, उसी दिन से फंक्शन हो गया, उसी दिन से कॉन्स्टिट्यूशन चालू हो गया। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में एक जज होते हैं, कई सारे जज होते हैं, कई सारे जज होते हैं। उन सारे जजेज में जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है उसको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में एक ही है, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अलग से कुछ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वाई? बिकॉज वो पूरे इंडिया में एक ही बॉडी है। क्या है? एक ही बॉडी है, मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं। इसलिए तो जितने भी जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन जजेज का जो सबसे सीनियर बंदा होता है उसे कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज ओनली वन इंडिया, दैट्स व्हाई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस। जो कि बताया था अभी कौन है? मिस्टर DY चंद्रचूड़, DY, एंड वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेरी, ऑल्दो चीफ जस्टिस कोई बनता नॉलेजेबल ही होता है, बट एक होता है ना, और सारे चीफ जस्टिस में भी इनका नाम अलग है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं लॉ के मामले में। अब ये ना सरकार के नाक में दम कर रखा है इन्होंने, कई ऐसी चीजें डिसाइड की हैं जो आपको NDA गवर्नमेंट जो सेंटर में सरकार है, BJP एंड उसके साथी लोग ही, उनको पसंद नहीं आ रही है। लेकिन बंदा बोलता है मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। देखिए अब ये सब चीज़ आपको कैसे पता लगी? फिर अखबार पढ़ो, घूम फिर के बात वहीं आ जाती, ठीक है। देखिए बहुत मतलब आप पढ़ोगे ना धीरे धीरे आपको मजा आएगा, ठीक है, लेकिन शुरू में मुश्किल लगेगा। मैं पहले बता, अखबार एक न्यूज़ शुरू करो, फ्रंट पेज का आधा पेज पढ़ो, 2 न्यूज़ पढ़ो, ठीक है, शुरू तो करो। शुरुआत होगी तो कहीं तो पहुंचेंगे। अब तक कहीं पहुंचना है तो चलना शुरू किया तो कहीं तो पहुंच ही जाओगे। ये सुनो, चलना ही, खाली बैठे बैठे सोच रहे हैं चलना है चलना है चलना है, क्या हो जाएगा? चल पहुंच जाओगे? तो शुरुआत तो करिए ना। कहते हैं सब, हर चीज में सबसे डिफिकल्ट काम पता क्या होता है? पहला कदम उठाना। वो ना एक हिच होती है, अरे यार छोड़ना यार, जैसा चल रहा है चलने दे, है ना, तो वो हिच होती है। वो पहला कदम आपने ले लिया ना, बोलते वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्टार्ट करना। स्टार्ट बटन दबा लो, ठीक है, शुरू कर लो, फिर अपने आप आपको रास्ते दिखते जाएंगे। लेकिन आप शुरू ही नहीं करोगे ना तो कभी रास्ता दिखेगा भी नहीं, बता रहा हूं। शुरू करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया, घबराना नहीं, एक न्यूज से शुरू करो, ठीक है। मुझे मालूम है अभी शायद ही किसी ने मेरी बात सुन के अखबार, कोई लगवाया अखबार? कुछ 2-4 तो ठीक है, तो सारा बच्चों ने लगवाया, लेकिन इतनी बड़ी क्लास में सिर्फ 2-3 बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं। तो बेटा शुरू करो, देखिए शुरू करो, एक बार शुरुआत कीजिए। आई कैन गारंटी यू कि जब तक हमारा बैच खत्म होगा तुम आके खुद मुझे बोलोगे कि सर इससे मुझे बहुत फर्क पड़ा है। और मैं वो चाहता हूं, मैं खाली एग्जाम पास करने वाली मशीन नहीं बनना है। एग्जाम तो पास करना ही है,
लेकिन साथ में एक अवेयर सिटीजन, अवेयर प्रोफेशनल, समझदार बंदा, ठीक है, जिसको सारी चीज़ की समझ आती है कि चाहे चीज़ें क्या हो रही है। द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ जुडिशरी। इट वॉज स्टैब्लिश ऑन दिस दैट द चीफ जस्टिस इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। बता दो ना क्या चीफ जस्टिस, अच्छा सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वही क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अच्छा इसकी अपॉइंटमेंट होती है अंडर आर्टिकल 1, किसका आर्टिकल? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा बता दें, एक ही कोर्ट में कई सारी बेंचेज होती है, क्या होती है? बेंचेज। अच्छा एक चीज बताओ, सुप्रीम कोर्ट में आज 34 जजेज हैं, कितने? 34। आपको लगा कोई केस आता होगा सुप्रीम कोर्ट में तो सारे के सारे 34 जज उसमें इन्वॉल्व हो जाते होंगे? ये तो गलत तरीका है ना। तो हमने क्या, जैसे मान लिया हमने 2 जज की एक बेंच बना दी कि भाई ये वाले केस ये बेंच देखेगी, तो बाकी जज को उससे कोई मतलब नहीं है। ये सुनो, ये वाला केस 3 जज की एक बेंच बना दी, 5 जज की एक बेंच बना, ऐसे कर दिया। तो क्या अलग अलग बेंचेज का मतलब ये नहीं कोई बेंच लगा दी है स्कूल में जैसे होती थी, बेंच एक नोशनल चीज़ है। ये बेंच लगाती है विद्यार्थी लोग बैठ के टाई वाई पहन के, ठीक है, और बेंच है नोशनल चीज़ है कि 2 लोग मिलकर डिसाइड करें, 3 लोग। अच्छा इससे क्या काम डिवाइड हो जाता है? हाँ या ना। अब सुप्रीम कोर्ट जितने केस आए हैं उसमें कुछ केस एक बेंच देख रही है, कुछ केस दूसरी बेंच देख रही है, कुछ केस तीसरी बेंच देख रही है। क्या डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है? ये सुनो, सारे के सारे 34 के 34 जज एक ही केस में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बेवकूफ़ी वाली बात है। अच्छा इसमें जितनी बेंचेज हैं उसमें जो सबसे मेन बेंच है, अच्छा मेन को बोलते हैं प्रिंसिपल। स्कूल में इतने सारे टीचर थे, जो सबसे ऊपर सीनियर था वो प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल बोलते थे। तो प्रिंसिपल बेंच क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बेंच। तो प्रिंसिपल बेंच के अंदर 7 जजेज होते हैं। कितने होते हैं? 7 जजेज। उसमें आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इसका पार्ट होता है। इसका होता है चीफ जस्टिस। अच्छा क्या चीफ जस्टिस सारे बेंच में इन्वॉल्व होगा? नहीं, कुछ बेंच है, लेकिन प्रिंसिपल बेंच में तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगा। तो टोटल प्रिंसिपल बेंच में कितने जज होते हैं? 7 जजेज। जो सबसे बड़ी बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें चीफ जस्टिस भी होता है। एंड टोटल आज के दिन कितने जजेज सुप्रीम कोर्ट में? 34 जजेज आर दे। देखिएगा, द प्रिंसिपल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेजेंटली द नंबर इंक्रीज टू 34। मतलब पहले नंबर ऑफ जजेस कम होते सुप्रीम कोर्ट बढ़ा के, क्योंकि काम बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इंक्लूडिंग। अच्छा 34 प्लस 1 नहीं है, 34 प्लस 1 नहीं कि सब 34 प्लस चीफ जस्टिस, 34 के अंदर एक चीफ जस्टिस, मतलब 33 जजेज एंड 1 इज चीफ जस्टिस। ड्यू टू द नंबर, रिसेंट ईयर में वर्कलोड बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का एंड नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे, तो क्या पहले जजेस कम होते थे, बढ़ाए हैं। एट प्रेजेंट कितने जजेस हैं? 34 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा नॉर्मली आपने सुना होगा जैसे हम कोर्ट में जाते हैं तो क्या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं? नहीं, नॉर्मली लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में जाते हैं। जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, मुझे लगा मेरा जस्टिस नहीं मिला, तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? हाई कोर्ट में। वहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 32, बता रहा हूँ वहाँ आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 32 में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे रखी है लोगों को कि आपको अगर लोअर से ऊपर नहीं जाना, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना है, आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आपको कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं नहीं जाने की होती है। आप आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कर सीधा कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये सब चीज के लिए ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, ओनली फॉर अगर आपके फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, आपको लगता है आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे, अच्छा फंडामेंटल राइट्स कहाँ दे रखे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में, लाइक राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम एंड ऑल दैट, और आपको लगता है आपके कोई फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट कर रहा है, आपके राइट्स पे बैड इफेक्ट आ रहा है, तो और आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करूँ, तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? आर्टिकल 32 ऑफ द, क्या लिखा हुआ है? एन इंडिविजुअल कैन सीक रिलीफ इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये बाय, यहाँ पे बाय फाइलिंग या डायरेक्टली, वर्ड भी लिखो, डायरेक्टली बाय फाइलिंग और रिट पिटिशन। और जो आर्टिकल 32 में जो कोर्ट में केस लगता है ना, उसका टेक्निकल नाम क्या है? रिट पिटिशन। क्या बोलते हैं? रिट पिटिशन। उस केस को बोलते हैं रिट पिटिशन। ये आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे तो पता लगता है। केस के भी अलग अलग जगह अलग अलग नाम होते हैं। आम भाषा में केस कर दिया, सबके भी अलग अलग नाम होते हैं। तो आर्टिकल 32 में जो कोर्ट में हम केस डालते हैं उसको कहते हैं रिट पिटिशन। और किस बात के लिए? ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स। दूसरा हाई कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट इन ईच स्टेट। हर एक स्टेट का हाईएस्ट, स्टेट लेवल पे हाईएस्ट कोर्ट क्या होता है? अरे बता था, स्टेट लेवल हाई कोर्ट। द हाईएस्ट कोर्ट ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज द हाई कोर्ट। आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर मस्ट बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। एक्ट इन इंडिया, अच्छा वैसे इंडिया में भी टोटल स्टेट्स कितने हैं? 28, और यूनियन टेरिटरी 8, 28 प्लस 8, टोटल 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अच्छा देखा जाए 36 हाई कोर्ट होने चाहिए उस हिसाब से, लेकिन बता दो कुछ कुछ हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट्स के लिए एक्ट कर रहे हैं। जैसे चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है, वो 3 चीज़ों के लिए एक्ट कर रहा है, हरियाणा स्टेट, पंजाब स्टेट और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी मालूम होगा, ठीक है। इन तीनों का कॉमन हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ में है।
तो ऐसे कई सारे हैं। गुवाहाटी में जो हाई कोर्ट है, नॉर्थ ईस्ट में जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, उन कई सारे स्टेट्स का कॉमन हाई कोर्ट है। तो क्या ओवरऑल क्या 36 हाई कोर्ट होंगे? नहीं। तो वैसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला कितने हैं? 36। लेकिन हाई कोर्ट कितने हैं? 25। कितने हैं? 25। उसमें कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है। ठीक, ये काट दीजिएगा बस। ये अच्छा सॉरी, ये रहने देना। 6 की जगह लिखिए सम स्टेट, 6 वर्ड की जगह सम लिख देना, ये रहने देना। सम स्टेट से सिंगल, पता क्या हुआ? कुछ स्टेट्स हैं जो सेम हाई कोर्ट कॉमन है फॉर द मल्टीपल स्टेट्स। तो कंफ्यूजन है, 36 ही हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी मिला के, और वहां पे क्या है 25 ये टोटल, तो कैसे हो गया? अच्छा, ऐसे ही अगर आपको हाई कोर्ट में सीधा जाना है, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जानते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में तो क्या था? आर्टिकल 32। वैसे यहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाना तो इसके लिए आर्टिकल 26 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिकल, जहाँ आर्टिकल आ रहे हैं इसका मतलब किसके आर्टिकल हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताता वहाँ सेक्शन नहीं क्या है? आर्टिकल्स है। और वहाँ टोटल 395 आर्टिकल्स है। कितने हैं? 395 आर्टिकल्स है। तो अगर डायरेक्टली आपको हाई कोर्ट में जाकर रेमेडी क्लेम करनी है ऑल दैट, तो आप आर्टिकल 226 में अप्लाई करते हैं। यहाँ भी रिट पिटीशन लगती है, इसको भी रिट पिटीशन बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन किस आर्टिकल में लगती है? आर्टिकल 32। लास्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अच्छा, बिलो द हाई कोर्ट आता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे डिवीजन एक होता है, देखिए क्या, जनरली तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, लेकिन अगर सिविल मैटर को डिसाइड करने वाला जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ सिविल जज। क्या बोलते हैं? कोर्ट ऑफ सिविल जज। दोनों ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, दूसरा भी। और जो क्रिमिनल मैटर को डिसाइड करने के लिए जो होता है उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ सेशंस। कोर्ट ऑफ सेशंस। जो क्या लिखा हुआ है यहां पे देखो, बिलो द हाई कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द कोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज डील विद द सिविल लॉ मैटर्स, जैसे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, क्लेम फॉर डैमेजेस का था, कंपनसेशन, ऑल दैट। द कोर्ट ऑफ सेशन डील विद द क्रिमिनल मैटर। इस क्या कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, क्या ये भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है? हाँ है ना। और क्या कोर्ट ऑफ सेशन भी क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। लेकिन फर्क क्या है? जो कोर्ट ऑफ द सिविल जज है वो किससे डील करता है? सिविल मैटर्स। और जो कोर्ट ऑफ सेशन किससे डील करता है? क्रिमिनल मैटर्स। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे दो तरह के कोर्ट्स होते हैं, एक सिविल मैटर को डील करने के लिए और एक क्रिमिनल मैटर। और जो सिविल मैटर डील करने के लिए उन कोर्ट्स को क्या बोलते हैं? कोर्ट ऑफ सिविल जज। और क्रिमिनल मैटर को डील करने के लिए आते हैं कोर्ट ऑफ सेशंस, कोर्ट ऑफ सेशन। अच्छा, हाई कोर्ट लिखा हुआ बेटा, कोर्ट ऑफ से लिखा हुआ तो है, यहाँ भी तो देखो सब तो लिखा हुआ। यहाँ कोर्ट में सब अंडरलाइन भी करो, कोर्ट ऑफ लिखा हुआ ना, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, सॉरी सिविल जज गलती लिख दिया, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज गलती से लिख दिया मैंने। इधर ओके? इधर ओके? कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, कोर्ट ऑफ सेशंस, ठीक है। अच्छा, आप कई बच्चों के दिमाग में आ सकता है, 2 मिनट रुक जाइएगा, कई बच्चों के दिमाग में बात आ सकती है कि साहब हाई कोर्ट लेवल पे भी क्या दो होते हैं? नहीं, हाई कोर्ट एक ही होता है हर एक स्टेट का, और वही सिविल क्रिमिनल सब देखता है। सुप्रीम कोर्ट भी एक ही होता है, वो सिविल क्रिमिनल सब देखता है, मतलब वहाँ ऐसा बाइफर्केशन नहीं है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बाइफर्केशन है कि साहब सिविल मैटर को डील करने के लिए अलग कोर्ट है दोनों ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। और एक बोलते हैं कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, दूसरा बोलते हैं कोर्ट ऑफ सेशंस। क्लियर है? 2 मिनट और आपके देखिए। अच्छा, ये जो चैप्टर है मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने बताया कि अब पहली बार ये सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है। बताया था ना, पहले ओल्ड सिलेबस में ही नहीं था। और न्यू सिलेबस में अभी तक एग्जाम हुए हैं? पहले एग्जाम कब होंगे? जून में होंगे। ये सुनो, पहले एग्जाम जून में होंगे न्यू सिलेबस के। तो इसके एग्जामिनेशन क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक तो हमारे पास है ही नहीं, है ना। हो सकता है क्या, या तो अच्छा कंपनी एक्ट पढ़ोगे तो न्यू सिलेबस के कंपनीज एक्ट के भी एग्जाम पहली बार ही होने वाले, मतलब बिजनेस लॉ का पार्ट है कंपनीज एक्ट, ये सुनो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्या ओल्ड सिलेबस में वो टॉपिक थे, तो हम ओल्ड सिलेबस से क्वेश्चन बैंक तो डिस्कस कर सकते हैं ना, ये सुनो। लेकिन ये तो टॉपिक ऐसा है जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, ऐसा टॉपिक पहले ओल्ड सिलेबस में नहीं था। तो डू वी हैव एनी क्वेश्चन बैंक ऑन दिस टॉपिक? एग्जामिनेशन क्वेश्चन बैंक नहीं। तो मैंने क्या किया है कि जो अंदर टॉपिक है मैंने उसी से क्वेश्चन अपने आप बना दिए हैं कि इस टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो दे दिए। लेकिन बाकी जो चैप्टर आप पढ़ोगे ना, बाकी सब चैप्टर में क्या होगा, एक तो क्वेश्चन बैंक जनरल होगा, एक एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन वो भी मैं पढ़ाऊंगा, वो भी डिस्कस करूंगा आफ्टर द टॉपिक इज ओवर। लेकिन यहाँ क्या पॉसिबल है वो एग्जामिनेशन वाला? क्यों नहीं है?
कोई टॉपिक नया है और आज तक कभी इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आए ही नहीं, ठीक है। और अभी जून में पहले एग्जाम होंगे न्यू सिलेबस का, ओल्ड सिलेबस में टॉपिक था ही नहीं। अब देखो क्वेश्चन डायरेक्ट है, जैसे मैंने बना दिया क्वेश्चन अपने हिसाब प्रैक्टिस के लिए, लिखा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। लेकिन जो और टॉपिक पढ़ोगे ना तो उसमें क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, जैसे अपनी बुक में देखो, आप अपनी बुक में देखिए, 2 मिनट लो, कोई बात नहीं बेटा, हड़बड़ी नहीं, ठीक है। आपकी इको ही क्लास मैं उसी हिसाब से थोड़ी लेट स्टार्ट करवा दूँ, टेंशन, आपको आधे घंटे का ब्रेक मिल जाएगा। आधे घंटे का ब्रेक ही चाहिए ना, तो आपको आधे घंटे का ब्रेक मिले, टेंशन लो। पेज नंबर 67 बेटा, श्योर नहीं, पेज नंबर 67 निकालो, 67 ऊपर क्या लिखा हुआ है? इतनी देर लगती है भाई एक पेज निकाल, पेज नंबर 67, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दे रखा है। अच्छा, क्या यहां भी क्वेश्चन, ये तो यहां भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर आप पेज नंबर 79 निकालिए। अच्छा, टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देखो नीचे लिखा हुआ है, नीचे फुटर में देखो, है ना। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन बैंक भी था, और अब क्या है, ऊपर क्या लिखा हुआ? एग्जामिनेशन क्वेश्चन, अब साथ में क्या लिखा हुआ? बेस्ड ऑन ओल्ड सिलेबस। क्यों? न्यू सिलेबस के तो अभी तो एक बार भी एग्जाम हुए ही नहीं, तो मैं न्यू सिलेबस के क्वेश्चन कैसे दे दूंगा? लेकिन सेम टॉपिक ओल्ड में भी था, न्यू में भी है, तो हम ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, हाँ या ना। लेकिन ये वाला टॉपिक ऐसा है कि जिसका अभी तक एग्जाम कभी ओल्ड में था ही नहीं, तो मैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे डिस्कस करूंगा? पॉसिबल है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो मैं हर एक टॉपिक में क्या करूंगा, क्वेश्चन वो प्रैक्टिस भी कराऊंगा और एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन इसमें एग्जामिनेशन क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसमें व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया, एक्सप्लेन ब्रीफली। क्या वही 5 पॉइंट लिखने हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, देखो वही एकदम एज वहीं से कॉपी किया हो जो अंदर मेन चैप्टर है। अच्छा, आपको मैंने बता, बेटा शोर नहीं, मैंने बता, आपको आधा घंटा मिल जाएगा, 2 मिनट होल्ड कीजिए। मैं एक चीज और बोल रहा था कि आपको जो लर्निंग करनी है, चैप्टर खत्म का ये लर्निंग करनी है, क्वेश्चन का आंसर लर्न नहीं करने हैं, क्या करने हैं? अंदर का मैटर। अच्छा, अब एक बार चैप्टर खत्म है, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, क्या इसके बाद आपको लर्निंग करने का क्या एक आध क्वेश्चन का आंसर लिख के देखना, बताया था ना। राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, रेगुलर बेसिस पे क्या करना है, जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है और थोड़ी लर्निंग करनी है, जितना मैंने पढ़ा दिया अंदर की चैप्टर, ये सब लर्निंग नहीं करना, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको एक बार चैप्टर खत्म हो जाए, मैं क्वेश्चन करा दूं एग्जामिनेशन को जो भी, तो आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन का आंसर खुद लिख के देखने हैं, जिससे पता लगे कि आप एक्चुअली लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। क्योंकि लॉ में हर चीज आपको लैंग्वेज से समझानी पड़ती है, नहीं लिख पा रहे हैं तो कितना भी अच्छे कंसेप्ट नंबर नहीं आएंगे। इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस डे 1 से बता रहा हूँ, इसी को ध्यान में रखना। Once the chapter is over, we discuss the question, then do the some writing practice। बस समझ लेना, और लिखने में बहुत फर्क होता है, जब लिखते हैं तो वहां जाके पता नहीं क्या करते हैं। इज क्लियर? तो अब जैसे ये चैप्टर आज खत्म हो रहा है, क्या इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करोगे घर पे जाके, कुछ क्वेश्चन की लर्निंग करने के बाद ये करना है रेगुलर। देखिए, ये वही सेम आंसर है, 5 तरह के सोच दे रखे, वही सेम, देखो एज इट इज वहीं से कॉपी किया हुआ है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉलोड बाय पार्लियामेंट मेकिंग लॉ। बताया था लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पहले बिल होता है, फिर आपको लोकसभा पास करती है, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर, फिर ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई। देन एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन लॉज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन लीगल। आज ही मैंने इसको कंप्लीट किया। 4 तरह के लॉज हैं, क्रिमिनल, सिविल, कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियरी इन इंडिया, अभी बताया था। एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन, अभी बताया था, ये सुनो। तो ये कुछ भी, अच्छा बता, कुछ भी नया है क्या? ऐसे लग रहा है बच्चों को इतने सारे पेज है, पेज से क्या मतलब है भाई? नया तो कुछ नहीं है, वही आईटीटी देवल लैंग्वेज, इसमें तो आंसर आईटीटी वहीं से मैंने डाले, क्वेश्चन बनाई मैंने, जस्ट प्रैक्टिस कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर, जो आपको आइडिया लग जाए। को आए तो है ही नहीं, अभी तो पहली बार एग्जाम होगा। इज इट ओके? ठीक है। सो आज की क्लास अब ये हुआ। कल, अच्छा एक बात सुन लीजिए, कल आपको वॉल्यूम 2 लाना है। मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम 1 से एक चैप्टर से बेस बन गया, लॉ क्या होता है, बनता कैसे, इंप्लीमेंट एंड सारी बातें, तीनों पिलर के बारे में समझ में आ गया। अच्छा, हमारे टोटल 5 लेक्चर हो गए अभी तक। पहला लेक्चर तो मैंने पेपर का इंट्रोडक्शन दिया था, और अगले जो 4 लेक्चर थे 2, 3, 4, 5 मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया। हैव यू एंजॉयड? लग रहा है नई नई चीज सीख रहे हैं। देखो मजा उसमें जब नई चीज सीखो, पुरानी चीज तो जानते ही हैं, नया जानने में मजा है ना। ये सुनो, ठीक है, सही मत देखो। 3 इडियट्स में एक सीन दिखाते हैं, आमिर खान बड़ा खुश होकर प्रोफेसर बोलता है, बड़े हंस रहे हो, बड़े मुस्कुरा, बोला मजा आने वाला है, कुछ नई चीज सीखूंगा। तो मजा तो इसी के अंदर, नई चीज, पुरानी चीज तो वही घिसे जा रहे हैं। अवेयरनेस बढ़ रही है, समाज के बारे में समझ बढ़ रही है,
ठीक है। अब मैंने बताया मैं अब अगला चैप्टर क्या लूँगा, कंपनीज एक्ट, क्या लूँगा, कंपनी। तो कंपनीज एक्ट का किस में दे रखा है, वॉल्यूम 2 में। तो आप कल से अभी क्या वॉल्यूम 2 कैरी करेंगे, कल से क्या करेंगे, वॉल्यूम 2 कैरी करेंगे। अच्छा, एक जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि रिपब्लिक क्या क्या मतलब होता है, वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। एंड एक बार आप और होमवर्क करके आना, ये सब बात करेंगे सर रिपब्लिक के बारे में, ठीक है। थैंक यू।